बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और साल 2024 में खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं और आज एक्सप्रेसो के 2024 के पहले प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद है। मैं हूं इमरान हसन, आपको वेलकम करते हैं। आपको साल नौ बहुत ज़्यादा मुबारक हो, इस उम्मीद के साथ कि आपका पिछला साल अच्छा गुजरा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गिला करते नज़र आते हैं 2023 से, और वो गिला बजा भी है। 2023 बहुत सारे चैलेंजेस का साल था। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो बहुत सारे मामलात ऐसे हुए जो नहीं होने चाहिए थे और बहुत से नहीं हुए जो होने चाहिए थी। दोनों सूरतों में हम उनको बदल तो नहीं सकते, लेकिन हम 2024 में ये कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि हम आने वाले साल के लिए अपनी बेस्ट एफर्ट पुट करें, उसको बेहतर साल बनाने के लिए अपनी कोशिश जारी रखें। दुनिया के कई ममालिक के अंदर जो नया साल है उसका आगाज़ हो गया है। नए साल को नई उम्मीदों, नई उमंगों, नई उम्मीदों का साल कहा जा रहा है। एज़ यूजुअल हमेशा इसको कहा जाता है, और नए साल की जो खुशी की आमद है इसका सिलसिला जारी है। दुनिया की 8 अरब आबादी है, यहाँ नए साल को नई उमंगों और उम्मीदों के साथ खुश आमदीद कहा जा रहा है। सबसे पहले न्यूजीलैंड के अंदर साल नौ को खुश आमदीद कहा गया। ऑकलैंड का जो स्काई टावर है यहाँ पर आतिशबाजी की गई, हम आपको बता भी रहे थे अपने बुलेटिन्स के अंदर। खूबसूरत नज़ारा था, शहरियों की एक बड़ी तादाद है जिसको देखने के लिए आई। इसके अलावा जो शहर के मारूफ मकामात हैं वहाँ पर रंग बिरंगी रोशनियाँ नजर आई। न्यूजीलैंड के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, वहाँ पे नए साल को वेलकम किया गया। इसी तरह जो सिडनी हार्बर ब्रिज है वहाँ पर आतिशबाजी के मनाजिर हमने देखे। मुल्क भर में भी साल नौ की तकारीब जारी हैं। पाकिस्तान में इसराइल के ख़िलाफ़ और गज़ा के साथ जिसे कहना चाहिए कि एक इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान में जो नया साल है उसकी कोई सेलिब्रेशन नहीं की गई। जो टाइम स्क्वायर है बहरहाल अमेरिका के अंदर, वहाँ पे भी जश्न जारी है और जारी रहेगा, चूँकि वहाँ पे साल नौ का आगाज़ हुआ चाहता है कुछ देर के बाद। हम अगर इसराइल की बात करें तो 2023 के अंदर ख़ास तौर पर सितंबर के बाद जो सिलसिला एक शुरू हुआ जुल्म सितम का, वो ना रुकने वाला एक सिलसिला है। और गज़ा में जो नए साल की आमद है इस पर भी जो मौत का खेल है ना वो जारी रखा हुआ है इसराइल ने। बमबारी में मुसलसल नए कहना चाहिए कि किस्से रकम हो रहे हैं, नई नई दास्तानें जुल्म की रकम हो रही हैं, फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं। आलमी बरादरी मुसलसल आंखें बंद किए बैठी है। और जो इसराइली अफवाज हैं उनको अगर हम रफ़ा की बात करें, खान यूनुस की बात करें, मुख्तलिफ पनाह गुज़ीन कैंप्स की बात करें, यहाँ पर गज़ा की पूरी पट्टी पर एक कहना चाहिए कि खून की होली खेली जा रही है। वस्ती गज़ा में इसराइली हमलों से 64 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसी तरह इसराइल की अंधाधुंध बमबारी से एक इसराइली को एक जो यरगमाली था वो भी मारा गया। दूसरी जानिब जो हमास की जवाबी कार्रवाई है यहाँ पे 20 फ़लस्तीनी फ़ौजी मारे गए। अमरीकी फ़ौज का जो सेंट्रल कमांड है उसके मुताबिक अमरीका ने बहर अमर में हूसी बागियों के 2 मिसाइल मार गिराए हैं। दूसरी जानिब जो सैन्य फ़ौज की वहशियाना कार्रवाइयाँ हैं इससे गज़ा के 70% घर अब तक तबाह हो चुके हैं। एक अमरीकी अखबार का ये भी कहना है कि इसराइल ने वस्त दिसंबर तक गज़ा के जो रिहायशी इलाके हैं यहाँ पे 29,000 बम गिराए। गज़ा में नए साल की जो आमद है इस पर फ़लस्तीनी बच्चों की जो ख्वाहिश है वो मुस्तकिल जंगबंदी की है, और वो ख्वाहिश पूरी होती है या नहीं ये हमें देखना होगा। बहरहाल बच्चों ने कहा है कि जो नए साल में जंग है कम से कम वो हम नहीं देखना चाहते। इस जंग ने हमसे हमारे प्यारों को छीन लिया है। हम चाहते हैं कि जंग ख़त्म हो जाए ताकि हम अपने घरों को लौट सकें। और जो निहत्ते फ़लस्तीनी हैं उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए भी आपको मालूम है दुनिया भर में मुख्तलिफ मुजाहरे किए गए। वाशिंगटन DC में वाइट हाउस के बाहर मुजाहरा हुआ, उन्होंने सुर्ख रंग बहाया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इसी तरह टोक्यो में जो एक मुजाहिरीन की बड़ी तादाद थी उसने जूते उठाकर अमेरिकन एम्बेसी के सामने वो पहुँच गई और उन्होंने इसराइल की हिमायत पर अमरीका के ख़िलाफ़ अपने गम गुस्से का इज़हार किया। दूसरी स्पेन में, तुर्की में, शाम में जो शहरियों की बड़ी तादाद है वो झंडे उठाकर सड़कों पर निकल आई। और साउथ कोरिया की हम बात कर लें या फ्रांस की, इटली, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे भी फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती किया गया। देखना यह है कि क्या दुनिया की आंखें खुलती हैं इन मज़ाइल के ऊपर, इन मज़ालिम के ऊपर फ़िलवक्त खुलती नज़र नहीं आती। फ़िलवक्त ऐसा लगता है कि इसराइल दुनिया के नक्शे पे है और शायद फ़लस्तीन एग्जिस्ट ही नहीं करता। शायद वो जो 2 मिलियन से भी ज़्यादा गज़ा की पट्टी में रहने वाले फ़लस्तीनी हैं वो शायद इंसान है ही नहीं, शायद उनके मरने से फ़र्क पड़ता ही नहीं है, शायद वो इंसान नहीं है, ये कह लें। तो अभी तक तो दुनिया की आंखें नहीं खुली हैं। ख़ास तौर पे हम अगर OIC के रोल की बात करें, क्वेश्चनेबल रोल है। अब तक OIC उस तरीके से इंपॉर्टेंट या इंप्रेसिव रोल अदा नहीं कर सका, बयानबाजी से आगे नहीं जा सका अब तक OIC। पाकिस्तान ने कम से कम नए साल की खुशियां ना मनाते हुए ये पैगाम देने की ज़रूर कोशिश की है कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट कम से कम फ़लस्तीन की जंग पे पड़ता नज़र कोई नहीं आता। इखलाकी तौर पे हम कह सकते हैं कि इखलाकी हमदर्दी का एक मैसेज ज़रूर हो सकता है। और हम कैसे भूल सकते हैं साल नौ के आगाज़ पर अपने कश्मीरी बहन भाइयों को जो कि मुसलसल भारत के जुल्म सितम सह रहे हैं। और जुल्म सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी को पकड़ें, मारें, तशद्दुद करें। जुल्म ये भी होता है कि आप उससे उसकी आवाज़ छीन लें, उसकी मर्ज़ी छीन लें, उसका ख्याल छीन लें
और ये सब कुछ कश्मीर में हो रहा है। वहाँ पे लोग जी तो रहे हैं लेकिन अपनी मर्जी से नहीं जी रहे तो रहे हैं लेकिन अपनी मंशा के मुताबिक नहीं रह रहे। लोगों को ज़िंदगी मुयस्सर तो है लेकिन वो ज़िंदगी जैसी ज़िंदगी नहीं है, एक आज़ाद ज़िंदगी नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये भी अब दुनिया को सोचना होगा कि ये जो दो बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स खास तौर पर चल रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस के मुताबिक चल रहे हैं, जिसमें कश्मीर है, जिसमें फ़लस्तीन है, क्या दुनिया अपना रोल इस पर प्ले करने के लिए तैयार है? क्या दुनिया, पूरी दुनिया का अमन जो इन दो मसाइल की वजह से ख़तरे में है और पड़ सकता है, एटमी जंग का खतरा भी मंडलाता रहा इस दुनिया के सर पर, क्या दुनिया इसका कोई सद्देबाब करना चाहती है? क्या 2024 में भी दुनिया कॉन्फ्लिक्ट के साथ अंदर जाना चाहती है? और इसके साथ, इससे पहले कि मैं बड़ी खबर की जानिब जाऊं, पाकिस्तान के अंदर भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जिस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन है, क्या हम भी 2024 और आने वाले हर साल में मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ आगे जाना चाहते हैं या इनको रिजॉल्व करना चाहते हैं, बहैसियत कौम आगे बढ़ना चाहते हैं? एक बात मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, शायद दुनिया के नक्शे पे इखलाकी तौर पर, समाजी तौर पर जितनी पस्ती का शिकार हम हैं, बहुत कम ममालिक हैं और उसकी वजह और कुछ नहीं, हम सब हैं, बिकॉज हम सब ने ये माशरा तरतीब दिया है, तरतीब देना है। कहीं हम बतौर अवाम जिम्मेदार हैं और कहीं हमारे फैसला करने वाले जिम्मेदार हैं, लेकिन अगर हम सब ने अब ना सोचा तो और तो कुछ होगा या नहीं होगा, हम अपनी नस्लों को जवाब नहीं दे पाएंगे। जिस तरह का पाकिस्तान, जिस तरह का मुल्क हम उनको आज इस 21वीं सदी में दे रहे हैं, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है जी। और भी कई मौज़ूआत इस पर बात करते रहेंगे। हमारी गैर मौजूदगी में क्रिकेट मैच भी खत्म हुआ, वंस अगेन पाकिस्तान आ रहा है। मेरा जी तो बड़ा चाहता है कि मैं उस पर भी बात करूँ, लेकिन वक्त कम है। 2023 क्रिकेट के लिए भी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं रहा। हमारे साथ एक एस्ट्रोलॉजिस्ट भी होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे और उसके साथ साथ पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए हमें आमिर इलियास राना साहब ज्वाइन कर रहे हैं। हम ज़रा उनसे बात करते हैं आज की बड़ी खबर में, लेकिन सबसे पहले थोड़ा आपको बड़ी खबर में बताते हैं कि सियासत में हो क्या रहा है। देखिए बड़ी खबर। तो जनाब, साल बदल गया लेकिन नहीं बदला तो अवाम के हालात नहीं बदले, मेरी और आपकी जेब नहीं बदली, हमारे वसाइल नहीं बदले, मसाइल भी नहीं बदले, इनफैक्ट मसाइल भी उतनी है, या फिर ये कहना चाहिए कि कुछ इजाफा हो गया है। रमा साल जो आम इंतखाबात है वो कहना चाहिए उनकी उम्मीद हमें मौजूद है 8 फरवरी के अंदर, और यही इस साल की सबसे बड़ी खबर भी हो सकती है पाकिस्तान के लिए। पिछले साल भी जो बड़ी खबरें रहीं वो सियासी तौर पर रहीं लेकिन बहुत खुशाइन नहीं रही, सियासी इस्तेहकाम नहीं है मुल्क में। आम इंतखाबात के लिए जो कागजात हैं वो मंजूर और मुस्तरद होने का मरहला मुकम्मल हो गया है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने स्क्रूटनी का अमल शुरू हुआ है, मुकम्मल किया है, और इसके बाद जो तहरीक इंसाफ है उसकी बानी चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी समेत दर्जनों रहनुमाओं के जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद कर दिए गए हैं, जबकि मरियम नवाज़ हैं, शहबाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ हैं, बिलावल भुट्टो हैं, जहांगीर तरीन हैं, ये भी सरकर्दा रहनुमा हैं, इनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। जो इंतखाबात का तीसरा मरहला है इसका आगाज़ आज 1 जनवरी से होगा और आज नए साल का आगाज़ भी है। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ जो हाई कोर्ट्स में अपीलें हैं वो की जाएगी। दूसरी जानिब जो हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल में अपीलें हैं वो 1 से 3 जनवरी तक जमा होंगी और 3 जनवरी से फिर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है इसकी समाअत शुरू करेंगे। दूसरी जानिब जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वो जनवरी तक तमाम अपीलों पर 10 जनवरी तक इसके फैसलों के पाबंद होंगे, और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो 11 जनवरी को नई उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी करेंगे। इसी तरह से फिर 13 जनवरी को आखिरी मराहिल में से एक मरहला इंतखाबी निशान के अलॉट किए जाने का है, जिसके ऊपर पाकिस्तान की एक बड़ी जमात तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है, उनका बल्ला कहीं गुम हो गया है। इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो अक़लियतों के मखसूस नशस्तों के कागजात हैं उनकी जाँच पड़ताल के लिए भी 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का अमल किस हद तक काबिल अमल होगा और क्या इलेक्शन कमीशन इस फैसले से इलेक्शन के अल्तवा के खतरे का हामिल तो नहीं, आई मीन वहाँ पे खतरा तो मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ हम अगर बात करें मुस्लिम लीग नवाज की तो हफ्ते के रोज़ इंतखाबी मुहिम उन्होंने शुरू कर दी है जी। इसमें पहला जलसा शेखुपुरा में दाग दिया गया है। क्या नून लीग की जो सियासी है हिकमत अमली है या सियासी ज़मीन है वो उसके लिए हमवार है, इतनी फर्टाइल है कि वहाँ पे वो एक अच्छी फसल हुकूमत की सूरत में बो पाएंगे, अवाम का एतमाद जीत पाएंगे। एंड विद दैट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ इस वक्त अगर कर रही है तो वो तनकीद कर रही है। कल अता तारड़ ने बिलावल साहब के लाहौर में इलेक्शन लड़ने के हवाले से अपने जलसे में बात की। उन्होंने कहा कि बिलावल साहब ने सिंध में क्या किया है कि वो लाहौर में इलेक्शन लड़ने आए हैं। आई मीन इफ़ आई विश इफ़ आई हैड पीपल्स पार्टीज मेंबर तो मैं ज़रूर उनसे ये सवाल करूँगा। सवाल अच्छा है वैसे। इस वक्त हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब हैं जी, उनसे हम बात करते हैं, उनको सुबह खैर भी करते हैं और उनको नया साल भी विश करते हैं। आमिर इलियास राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, और आपको नए साल का पहला टेलीविजन वीडियो बीपर मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ हैं। कैसे आप? ठीक ठाक हैं?
बिल्कुल, आप दोनों को भी और हमारे सब देखने सुनने वालों को भी नया साल मुबारक हो। अल्लाह ताला सब के लिए इसमें खैर और आसानियां लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपके लिए भी और हम सब के लिए आसानियां करे जी, जो मुश्किलात आई हैं वो ना हो। राना साहब, मैंने एक तो सिचुएशन बताई है, आप मुझसे बेहतर ही समझ रहे हैं इस सिचुएशन को। मैं सबसे पहले कल जो PMLN ने अपनी बाकायदा पॉलिटिकल कैंपेन शुरू की है, मैं इस पर आपसे बात करना चाहता हूँ। वो मुसलसल हमारा ये कंसर्न रहा है, इनफैक्ट हफ्ते तक था कि पब्लिक में क्यों नहीं आ रहे, तो कल पब्लिक में आए हैं। आप एक तो इस शो को कैसे देखते हैं जी, और फिर दूसरा कल मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह मुसलसल पीपल्स पार्टी अपनी पब्लिक इंटरेक्शंस के अंदर नून लीग को और उसकी पॉलिसीज को निशाना बनाती रही है, क्या नून लीग का भी लाएअमल यही होगा या होना चाहिए टू बी एक बेहतर अपनी पिक्चर रखने के लिए आवाम के सामने? देखें, पहली बात तो ये है कि अभी मेरी 2 मिनट पहले शहबाज शरीफ साहब से बात हुई है और इस जलसे के हवाले से और आइंदा के हवाले से जाहिर है कि ये तय था, प्रोग्राम बने हुए थे, हमारे भी इल्म में है कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, ये सारे लोग मुख्तलिफ जगहों पे जलसों से खिताब करेंगे। और वो उनका कहना ये था कि जी बिल्कुल अब हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि अगर हमने मीटिंग्स की हैं तो वो प्लानिंग के लिए किए हैं और मैदान में आपको मुसलसल नजर आएंगे। क्योंकि एक दफा पहले भी आपसे बात हुई थी, ये जो जलसे जुलूस होते हैं, जैसे अब इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ है ना, आज जो आपने बताया 3 दिन तक कागजात के ऊपर जो मुस्तरद हुए हैं या किसी और के जिनके एक्सेप्ट हुए हैं उनके खिलाफ लोग ट्रिब्यूनल्स में दरखास्तें देंगे और 10 जनवरी तक उनके फैसले आ जाएंगे, 13 को हतमी फहरिस्त आ जाएगी। अभी तक PMLN ने अपने कैंडिडेट्स बराह रास्त अनाउंस नहीं किए। आप PTI के देख लें, वो मुश्किलात का जिक्र जब आप आगे करेंगे उस पर भी बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के कितने टिकट अवार्ड हुए, नहीं हुए। हमेशा ऐसा ही होता है कि जब आखिरी डेट होती है उससे कुछ पहले क्लियर कर लिए जाते हैं। जिन जिन हलकों में जलसे होने शुरू हो जाएंगे, आपको पता है कि वही लोग अरेंजमेंट कर रहे होते हैं इंतखाबी जलसे का जिन्हें इलेक्शन लड़ना है, और जिनकी अभी नामजदगी नहीं हुई तो वहां जलसा तो लीडरशिप का नहीं होता। और उसकी 2-3 वजूहत होती है। एक तो ये कि जैसे अब इन्होंने इंटरव्यूज कर लिए, साथ ही ग्राउंड सर्वे हो रहे हैं। कुछ मतलब जाहिर है कि वो पेड सर्वे होते हैं, पार्टियां कराती हैं और बड़े अथेंटिक किस्म के होते हैं, जो वो अपने पार्टी के बारे में, कैंडिडेट के बारे में, मुखालफिन के बारे में कराते हैं और उसके बाद टिकट अवार्डिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो वो काम अब आखिरी मरले पे है और जलसे भी शुरू होने जा रहे हैं। तो गहमा गहमी इधर PMLN की शुरू होगी, पीपल्स पार्टी तो मुसलसल जारी है ना। राना साहब, कुछ हल्कों से ये खबरें भी आ रही हैं और ये समहाउ मेरी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन भी है। मेरी कुछ ऐसे लोगों से बात हुई है जो मुतवक्के कैंडिडेट थे या हैं भी हो सकता है नून लीग के, उनका ये कहना है कि पार्टी को हाईएस्ट लेवल के ऊपर फैसले करने में दुश्वारी है, कोई इंटरफेरेंस है उनके फैसलों में कि कौन सा उम्मीदवार इलेक्शन कहाँ से लड़े। कुछ हलकों को अगर मैं मेंशन करूं तो मुल्तान खास तौर पे या फैसलाबाद, इन हलकों के अंदर या फिर कुछ और जगहों पे ऐसी खबरें आई हैं और आ रही हैं। और आप अगर आजकल वीलॉग्स का भी ट्रेंड देखें तो नवाज शरीफ के लिए सरप्राइज की बड़ी बातें हो रही हैं कि क्या मियां साहब के साथ कोई हाथ हो गया है। कुछ लोग तो इवन यहाँ तक भी कह रहे हैं कि क्या मियां साहब को कहीं वापस तो नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ तक भी। और कुछ साफी कह रहे हैं कि उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। तो आप इस पे क्या कहेंगे जी? आपका तो बड़ा राब्ता है शहबाज शरीफ साहब की, आपकी बात भी हुई है, क्या खबर दे पाएंगे आप? देखें, वो आपने स्टार्ट में कहा ना कुछ हल्के, तो पहले मैंने ये समझा कि आप इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, फिर आपने फैसलाबाद और जिक्र कर दिया मुल्तान का, और फिर दोबारा आगे उन हल्कों की तरफ जिनकी मैंने बात समझी थी। यानी दोनों तरफ से आप समझा, दोनों प्रेशर है। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है कि प्रेशर 2 तरह से होता है। एक ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत बनाई उस वक्त PTI के 20 लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठ गए थे जिन्होंने रिजाइन नहीं किया था। राजा रियाज हैं, नवाब शेर वसीर हैं, जिनके आपने जिक्र किया है। एक तरफ मुल्तान में जहां पे उनकी पार्टी के उम्मीदवार बहुत ज्यादा हैं, दूसरी तरफ जहांगीर तरीन जिनको लोधरा में निकाला गया है कि उनके कांजू ग्रुप ने, शहीद सिद्दीक कांजू ग्रुप का कहना यह है कि या तो हमारे बलोच लड़ेंगे या फिर हम सारे आजाद लड़ेंगे। तो इसीलिए वो जहांगीर तरीन मुल्तान में आए। तो मुल्तान में भी मुस्लिम लीग में उनके पास ठीक ठाक कैंडिडेट मौजूद है और एक प्रेशर मौजूद है। फैसलाबाद में देख लें जहां पे तलाल चौधरी हैं, राजा रियाज के मुकाबले में राना अफजल साहब के साहबजादे हैं। ये चीजें हैं, लेकिन ये अब अनाउंसमेंट की हद तक रह गई हैं, चीजें फाइनलाइज हो गई हैं। यहाँ मैंने कई दफा बताया था कि हुमायूं अख्तर वहां से तांदलियावाला से इलेक्शन, जहाँ पे उनकी शुगर मिल भी है किनवानी में, उस हल्के से लड़ने जा रहे हैं कि लाहौर से उनको समझ आ गई कि अब ना PTI का वोट है उनके पास और ना वो वहां कारकर्दगी दिखा सकते हैं। तो ये वक्त होता है लोगों के फैसले का कि वो कब कहाँ जाते हैं।
जो हलकों की बात आपने की, जाहिर है कि आईपीपी भी तो डिमांड्स पे बनाई गई ना, लोग निकले पीटीआई से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से की, और फिर एक नई पार्टी आई, अलीम खान और मरियम नवाज का हल्का आपस में आ गया कि वो वहां लड़ना चाहते हैं। ये चीजें होती हैं और हमेशा से होती हैं, लेकिन ये कुर्रा फिर किसकी तरफ निकलने जा रहा है? ये जो हलकों का आपने जिक्र किया है, आपको क्या खबर है आपके पास इस हवाले से? नहीं देखिए, मैं आपको बताता हूँ ना, इसके अंदर बहुत कुछ ले दे होती है, लेना और देना होता है, दोनों होती है, लड़ाई भी होती है। अच्छा। और कुछ बकरोक भी है कि आप बदले में क्या दे रहे हैं। ओके। जैसे होता है ना कि जी आप एमक्यूएम को क्या देंगे, एमक्यूएम आपको क्या देगी। मजाक उड़ाया था ना पीपल्स पार्टी ने और पीटीआई ने, दोनों ने मिलके कि ये एमक्यूएम और पीएमएलएन का क्या इत्तेहाद होगा सिंध के अंदर, कि इनके वोट यहां नहीं, उनके वोट वहां नहीं। तो ये चीजें हिसाब किताब हो रहा है। मेरा ख्याल है कि विद इन वीक अब ये अनाउंसमेंट आ जाएंगी। और ये जो मैंने बात आपको बताई ना, ग्राउंड सर्वे, फैसला उसने करना है। अच्छा। और एक आधी जगह पे जो शहबाज शरीफ साहब ने वादे कर रखे हैं ना, वो चूंकि नवाज शरीफ के इख्तियार पे वादे किए थे, ठीक है, ये नहीं था कि वो उन्होंने बाहर जाके किए थे, जिनका मैंने 20 लोगों का कहा है। कुछ उनमें से आजाद लड़ने के लिए ऑलरेडी, जैसे डॉक्टर वो ढांडला है, अफजल ढांडला बक्कर से, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो आजाद ही लड़ेंगे। कुछ जगहों पे इस तरह तय हो गया है और कुछ जगहों पे फड्डे मौजूद हैं मुतलका। अच्छा, ये हमें भी पता है, हमारे इलेक्शन की जो साइंस है, आप ओब्वियसली फील्ड में भी रहे तो आपको ज्यादा इल्म है कि इसका नुकसान पेरेंट पार्टी को ही होता है। अगर एक उम्मीदवार टिकट ले ले, दूसरा आजाद लड़ ले, तीसरा किसी और पार्टी में चला जाए, तो पर्सनल वोट बैंक तकसीम होने की वजह से नुकसान बहरहाल पार्टी को होता है, क्योंकि उसका वोट बैंक तकसीम हो जाता है। तो आपको नहीं लगता कि इस वल्नरेबल सिचुएशन में, जहां पे ऑलरेडी एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, इतना वन साइडेड ग्राउंड नहीं है, अगर तरीके इंसाफ के कैंडिडेट सब जगहों पे आ जाते हैं तो अच्छा खासा टफ टाइम मिल सकता है नून लीग को, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा और ये बड़ी संगीन सूरत हाल हो सकती है अगर ये टिकट्स की तकसीम ऐसे हुई, यानी कि एक पार्टी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट पार्टी टिकट पे लड़े, दूसरा आजाद लड़े। देखें, जहां इस तरह की सिचुएशन होती है, इसीलिए टिकट आखिरी वक्त तक रोके जाते हैं कि दूसरा कैंडिडेट किसी और पार्टी की तरफ ना आ जाए। और हवा की बात बिल्कुल पंजाब में तो बहुत ज्यादा होती है, और पीटीआई की लीडरशिप अगर मरकजी ट्रिब्यूनल से भी बहाल नहीं होती और इलेक्शन में नहीं होती, तो उसका मनफी असर, खासतौर पे इमरान खान का खुद इलेक्शन में ना होना, मैं बल्ले के निशान पे नहीं आ रहा, अभी आप समझे कि निशान मौजूद है, उसके बावजूद अगर लीडरशिप ना हो तो इलेक्शन के ऊपर, तो वोटर के ऊपर मनफी असर होता है। सोशल मीडिया पे आप जितना मर्जी शोर देख लें, ग्राउंड पे आपको नजर आएंगे, जब अब पीएमएलएन के चाहे वो 4 कैंडिडेट है ना, उन्होंने सबने अपनी अपनी कैंपेन शुरू कर दी है, क्योंकि उम्मीद पे तो सब मौजूद है ना कि ताकि जब सर्वे हो तो उनके भी बारे में रिपोर्ट ठीक जाए। इसी तरह पीपल्स पार्टी का सिंध में क्लियर है, लेकिन अनाउंसमेंट्स नहीं है। उन्होंने गो एड दिया हुआ है, लेकिन अनाउंसमेंट तो अभी आपको और मुझे नहीं ना मिली कि कौन सा इलेक्शन कहां से लड़ रहा है। बहुत सारों का पता चल गया है, क्लियर है, लोगों की कैंपेन शुरू है, लेकिन ये होता ही इस तरह, और ये हर इलेक्शन में होता है। असल मसला इस दफा ये बना है कि हम और आप 9 अगस्त से देख रहे हैं कि एक मरकज की गई और सिंध की गई और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट गई और निगरान हुकूमत, और पंजाब और केपी में तो जनवरी से है। तो इंतखाबी बुखार होता है नॉर्मली, फौरन जैसे ही निगरान हुकूमत आती है तो एकदम जलसे अब तो बुखार ठीक हो गया। अब तो पिछली दफा सिर्फ 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो गए थे। 31 मई को असेंबली टूटी थी और 52 दिन का। अच्छा रन साहब, मुख्तसर कोई प्रेशर पार्टी लीडरशिप पे, खासतौर पे नून लीग लीडरशिप पे नहीं है कि आप टिकट ऐसी दें किसी भी तरफ से? नहीं, किसी भी तरफ क्यों, आपको और हमें बात करने में क्या मसला है? एस्टेब्लिशमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो वादे सबने किए हैं। वो प्रेशर सियासतदान और लीडरशिप का मकसद ही यही होता है कि ये जो क्यों डिले किया, बहुत बड़ा प्रेशर था कि नवाज शरीफ फौरन जलसों में निकल जाए, तो उन्होंने उनको बताया इस तरह जलसे नहीं हुआ करते कि पहले ग्राउंड में कैंडिडेट मौजूद होता है। इलेक्शन का प्रोसेस करोड़ रुपए खर्च करने पे होता है, एक जलसा मामूली खर्चे से नहीं हो जाता, और वो कैंपेन सस्टेन करनी होती है उस हलके में उस उम्मीदवार को जिसको टिकट मिलना होता है। आप अंदाजा कर लें कि कम से कम 25 करोड़ रुपए का इलेक्शन है, 25 करोड़ रुपए का नॉर्मल इलेक्शन है, जिसमें मिक्स देहाती और शहरी हल्का हो। एक यूनियन काउंसिल में जब नाज़मीन के इंतखाबात या चेयरमैन के होते हैं, 1-1 करोड़ रुपए से ऊपर चले जाते हैं वो। तो ये सब लोग बेयर करते हैं, उनके साथी, दोस्त और कैंडिडेट खुद मिला के। तो ये आप गिन लें, अगर 13 जनवरी से लेके और 8 फरवरी तक गिन लेना, क्योंकि फिर जब वो कहते हैं ना खर्चा खुल जाना है, फिर वो हर जगह पे आपके दफ्तर खुलते हैं, वहां रोटी पानी चाय
कैंडिडेट को फराम करनी होती है, ठीक है, इलाके के मौजूदीन होते हैं। तो ये कैंपेन आपको और हमें, बस अब आप ये देखें ना, जर्नलिस्ट निकले हुए हैं, एंकर्स निकले हुए हैं, सर्वे कर रहे हैं, बुखार एक हम खुद भी चढ़ा रहे हैं, जाहिर है कि हम भी बड़े डिले में है ना कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। सवाल जो रोज होता है, टॉक शोज में भी होता है, मॉर्निंग शोज में भी होता है, एक सेगमेंट है इस बात का। हमारा तो सर काम ही खबरों का है ना आमिर भाई, तो वो तो जरूरी है, तो हमें यही काम करना है, हाँ। इसलिए मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, अब वो वक्त आ गया है हाँ। कि इसमें गहमा गहमी आनी चाहिए, और जो पीटीआई के ऊपर सवाल आ रहा है उनकी लीडरशिप को भी चाहिए, अरबाब इख्तियार को भी चाहिए कि कोई ना कोई रास्ता बनाएं। लेकिन मैं फिर बार बार यही कहूंगा कि ये काम पीटीआई की लीडरशिप का है कि 9 मई के बाद रियासत ने उनके लिए माफी नहीं लिखी हुई, और यही उनके कागजात की रिजेक्शन का सबसे बड़ा मंजर है। आप और हम जितनी मर्जी किताबी निसाबी कानूनी बातें करें, इशू ये है कि आपने इस्टेब्लिशमेंट के घर पे जाके हमले किए अपने गुस्से में कि आपको इक्तदार से निकाला गया। इक्तदार से बेनजीर भुट्टो मरूमा, जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ हों, कई कई दफा निकले, लेकिन गुस्से के इजहार के अलावा यह नहीं हुआ कि लोगों को अंगेख्त करके और रियासती इदारों पे चढ़ा दिया। ये बुनियादी फर्क अगर कोई लोग समझ जाएं, ठीक है, तो पीटीआई के लिए यही रास्ता निकालना आज से तकरीबन कोई निकालना 2-2.5 साल पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक स्ट्रेटेजिक बिलावल हाउस जो कि लाहौर के अंदर भी मौजूद है, तो मुझे याद है कि जरदारी साहब की एक स्टेटमेंट आई थी, इसमें उन्होंने कहा था कि मैं लाहौर में बैठूंगा और मैं यहां से सियासत करूंगा, और उस वक्त उनका निशाना ओबियसली बराह रास्त कोई और था, अब कोई और है। अब भी लेकिन कुछ रहनुमाओं की, जैसे मैं तस्वीर देख रहा हूं हमारे अखबार पे, रजा हारून साहब उनकी पार्टी में शामिल हुए, एडवोकेट अनीस शामिल हुए हैं, इससे पहले उनकी तस्वीर का एक तस्करा हमने पिछले प्रोग्राम में आपके साथ फैसल वाउडा की किया था। तो ऑप्टिक्स तो वहां पे भी कुछ खास बुरे नहीं है उनके वोटर के लिए या उनके कैंडिडेट के लिए, खास तौर पर उनके उस मुतजलजल वोटर के लिए जो कि पंजाब के अंदर मौजूद है, क्योंकि सिंध में तो उनका तगड़ा वोटर है, तो उनके लिए भी ऑप्टिक्स कुछ खास बुरे नहीं दे रहे जरदारी साहब ड्राइंग रूम में बैठ के। इस पे क्या कहेंगे? देखें, जरदारी साहब की अंदरूनी सिंध पोजीशन मुस्तहकम है। नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों ने अपनी पार्टियां वानी बनाई, अब शहबाज शरीफ ने जाके उसका एतराफ भी किया, अब दोबारा जाके कराची यानी शहरी सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी अपना रास्ता बना रही है। कुछ काम भी कर लिए आखिरी साल में, और मेयर भी ले आए, और अब एमक्यूएम के लोगों की शमूलियत। ये एक मैसेज देना मकसद है कि हम हर तरफ के रास्ते खोल सकते हैं। हमें सिर्फ ये ना कहा जाए कि हम अंदरूनी सिंध की हैं, और वो चाहते हैं कि बहुत बड़ा चंक सिंध से उठाएं और फिर जो भी वो कोशिश कर सकते हैं। लेकिन पंजाब में उनको फिलहाल कामयाबी नहीं हो रही, जिसकी बुनियाद पे वो बिलावल को वजीर आजम बनाने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार ले आए। बलोचिस्तान में इनका और PMLN का बड़ा तकड़ा मुकाबला होना है, और इनके इत्तेहादियों का। KP में पोजीशन नहीं बन रही, पंजाब में नहीं बन रही। यही वो बात है जिसकी बुनियाद पे वो कई दफा सख्त बयानात बिलावल भी दे देते हैं। जरदारी साहब बयानात से ज्यादा जोड़ तोड़ पे यकीन रखते हैं कि किसी भी तरीके से कुछ ऐसे कैंडिडेट से बात हो जाए कि अगर वो आजाद खड़े होके कल को उनके साथ, अगर उनके ऊपर कोई प्रेशर ना हो और हाथ उनके साथ रख दिया जाए, तो वो आ जाए। ठीक है, पंजाब के अंदर वो इस तरह की हिकमत अमली कर रहे हैं। वन लास्ट क्वेश्चन, कुछ हमारे साफी दोस्त, जिनमें से एक साफी दोस्त हमारे अभी हाल ही में वापस आए हैं, बाजियाब हुए हैं, कहीं गायब थे, उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब के लिए अच्छी खबर नहीं है। उन्होंने एक बड़ी बावसूख एक टीवी इंटरव्यू में, मीडिया इंटरेक्शन में बात की, और उनके बारे में लोग उनकी खबर को बड़ा सुनते हैं, उनको बड़ा फॉलो करते हैं, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया। क्या ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब के लिए फिलहाल कोई अच्छी खबर नहीं है फॉर 8 फरवरी? चलें जी, आप उनके लिए मान लें कि ये अच्छी बात है कि उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, तो 8 फरवरी तक इंतजार करें, क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं, 1-2 लोगों की, ये तो क़यामत तक नवाज शरीफ की लंदन से वापसी ना आने की भी बड़ी जुर्रत और बेबाकी के साथ बात करते थे। आपको याद है ये बात? जी, बस इसी तरह ही रखें, ये यूं ही चलता रहेगा। सियासत इसी चीज का नाम है कि आप सहाफत में हो, आप अपना दावा रखें, मैं अपना दावा रखूं, और हम और आप एक दूसरे के ऊपर गुफ्तगू करें। मैं आपको 1500 उनकी व्लॉग्स निकाल के दिखा दूंगा जहां पे वो कहते थे कि बस भाग गए और अब उनकी सियासत खत्म हो गई। उनकी लीडरशिप भी यही कहती थी। आपको और मुझे देख लेना चाहिए, अगर आज हम उनके दावे की सच्चाई देख रहे हैं, तो हमें पिछले दावे साथ मिला के देख लें कि कितनी दावे हैं, कितनी हकीकत है। क्योंकि उनको, इन्फ्लुएंसर्स को अपने पैसे, वो जो टिक 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 यूट्यूब पे गिरते हैं ना, वो पैसे बहुत जरूरी चाहिए। पैसे तो बड़े गिरते हैं, वहां पे वो खुश करने के लिए वो बातें करनी पड़ती हैं। हमें वो पॉपुलरिज्म की तरफ जाना नहीं है, हम तो बात करते हैं ग्राउंड पे हकायक और सच्चाई क्या है, हम वही करें। राइट। थैंक यू वेरी मच। चलें सर, अच्छा दिन गुजारिए। पहला दिन है साल का, और सभी नाजरीन से भी हम ये कहेंगे कि पहले साल का पहला दिन है, अच्छे से ये एक इस्तारा ही होता है, लेकिन जाहिर बात है आगाज है नए साल का। तो एक बार फिर आपको मुबारक हो। हम एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में और बहुत कुछ आपके लिए।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। क्योंकि नए साल की आमद है, आज हमारी खबरें तकरीबन रिवॉल्व करती रहेंगी नए साल के आसपास। एक चीज जो कुछ लोगों के लिए एंटरटेनमेंट होती है और कुछ लोगों के लिए बहुत सीरियस होता है, वो होता है सितारों का हाल। और मैं पूरा साल फॉलो करूं ना करूं, लेकिन मैं साल के शुरू पे कम से कम अपने भी और ओवरऑल भी एक कहते हैं ना कि सितारों का हाल मैं एस्ट्रोलॉजर पॉइंट ऑफ व्यू में ज़रूर देखता हूं कि उनका क्या है नए साल के लिए और शख्सियात के लिए और सितारों के लिए ये साल कैसा होगा। हमने इसके लिए भी एहतमाम किया, और क्योंकि पिछली दफ़ा हमारी उससे पिछली दफ़ा इनफैक्ट कुछ प्रेडिक्शंस बड़ी ऑन पॉइंट थी, खास तौर पे शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने के हवाले से आपको याद होगा। तो इसलिए मैं इंटरेस्ट ज़रा ज़्यादा लेने लग गया हूँ कि हम ज़रा 2024 के बारे में भी पूछें। देखना ये है कि 2024 सितारों की ज़बान में कैसा है। मैं कतई तौर पर नहीं कहता कि आप इस राय को हतमी समझें, मैं कतई तौर पर नहीं कहता कि आप इस राय के ऊपर मुकम्मल तौर पर एतबार करें। ये इल्म है, और जो शख्स यहाँ पे मौजूद होता है वो अपने इल्म के मुताबिक बात करता है, उसमें कमी या ज़्यादती हो सकती है, क्योंकि हतमी फैसला तो अल्लाह की ज़ात का ही है। हमारे साथ जनाब अजमल रहीम साहब मौजूद हैं। आप इनको जानते हैं, बड़े माहिर हैं इल्म नजूम के। इन्होंने तौर पर शौकिया तौर पर इन्होंने इल्म पढ़ना शुरू किया और अब पिछले कई सालों से इससे वाबस्ता हैं। अभी इन्होंने बताया कि इनकी बुक भी एक आने को है, और हमने कहा कि ज़रा हम इनको मदऊ करते हैं और इनसे 2024 की कुछ प्रेडिक्शंस जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि कैसे देख रहे हैं 2024 को ओवरऑल। तो आपको वेलकम करते हैं, थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ लाए, कैसे आप, आपका नया साल कैसे शुरू हुआ और आपको मुबारक भी नया साल। थैंक यू वेरी मच, आपको भी नया साल मुबारक और आपका शुक्रिया, आपने बुलाया और इज्जत दी। तो नया साल पाकिस्तान का अच्छा, ये बड़ा अच्छे रिजल्ट्स हैं, बट पहले जो 2023 की कंटिन्यूटी है ना वो रहेगी मई तक, ठीक है। और मई तक हालात जो है ना ऐसा स्लोली जो है ना वो बेहतर होने शुरू होंगे। बट 2 महीने जो होंगे ना, मार्च और अप्रैल, इसमें ज़रा थोड़ी सी प्रेशर में आएगी, गवर्नमेंट अनसर्टेनिटी रहेगी, और एज एंड व्हेन वी क्रॉस 26 में जुपिटर की पोजीशन चेंज होती, फिर एक तेज़ी से ग्राफ बढ़ता है, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हम अपनी पुरानी रवश पे आ जाएंगे, जिस पे हमारा माशी तौर आप पे कह रहे हैं कि मई तक हमारी पुरानी 2023 की रविश चलेगी, वो चलेगी। तो 8 फरवरी को तो इंतखाबात हैं। अगर हो गए ना तो थोड़े से प्रेशर वाले होंगे, कंट्रोवर्शियल होंगे। कितने चांसेस हैं कि ना भी हो, कितने चांसेस हैं मैं इसको हुकूमत की तब्दीली ना भी हो पाकिस्तान में, इसके कितने चांसेस हैं? देखिए, मुझे, मैं अपनी राय दूं क्योंकि फिर ऐसे लोगों को क्यास में रखने की वजह से, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ ऐसा होता हुआ नजर आता है कि मे बी ये नवंबर तक पोस्टपोन हो जाए। अच्छा, मे बी, ठीक है। अदरवाइज अगर इलेक्शन होते हैं ना तो थोड़ा प्रेशर आएगा, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ये वो, जिस पे फिर अदारे जो है ना वो बड़ा इसको निपटेंगे, और थोड़ी सी आपको अनसर्टेनिटी नजर आएगी, ठीक है। बट एज एंड व्हेन वी क्रॉस मई, देन आप यू विल सी दी कूल एंड काम। जैसे पहाड़ों से दरिया शोर मचाता आता है, जैसे प्लेन में आता है खामोशी छा जाती है, तो उस तरह की खामोशी आएगी, और फिर आपको रिजल्ट्स बेहतर आते नजर आएंगे। वो कहते हैं ना, एक दफ़ा ज़रा वो बिजली के जब जाती है तो वापस आती, कभी बंद होती कि जब झटके पड़ते। अगर मैं ओवरऑल आपसे पूछूं कि 2024 पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासतौर पे सियासी लिहाज से किसका साल है, तो आपका क्या नाम जहन में आता है कि ये किसका साल है? इस दफ़ा जो कोalition गवर्नमेंट बनेगी और जिसको लीड करती हुई नून लीग नज़र आती है। अच्छा। और नून लीग विद पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पार्टी, और अपोजिशन में भी PTI आ जाए, ठीक है। और ये चलेगी। स्टार्ट हमारा जो इनका जो होगा वो इस वक्त नवाज शरीफ साहब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टर के, बट टू द सम एक्सटेंट उसके बाद जैसे चेंजेस आती हैं तो वो मे बी ड्यू टू सम हेल्थ इशू या ड्यू टू सम अदर रीजंस विच आई कांट प्रेडिक्ट नाउ, कि वो चेंजेस आके ना उनको रिप्लेस कर जाएंगे शहबाज शरीफ साहब। अच्छा। और फिर वो कंटिन्यू, और ये 2024 में ही होता आपको? 2024 में। ओके, यानी कि शहबाज शरीफ साहब आपको दूसरी बार वजीर आजम नजर आते हैं एज पर योर प्रेडिक्शन। सबसे ज्यादा काम किस पे किया जब 2024 का आगाज हुआ? तो आपने ओब्वियसली, आप पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, सबसे ज्यादा किस शख्सियत के बारे में आपने काम किया? सर ओवरऑल हम पाकिस्तान का जायचा देखते हैं। एक शख्सियत होती है ना जो बड़ी फोकस में होती है, किसके बारे में मैं देखूं, इसके बारे में क्या? बिलावल का देखा, इमरान खान साहब का खास, बानिए PTI का वो बहुत देखा है। वो ना पहले बिलावल साहब का, बिलावल साहब इसका वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग है, बट वो अपने सिंध की हद तक है। वो एज जैसे PDM में उन्होंने किया, वो कोalition के साथ चले, और उसके बाद फिर वो वजारत खारजा ली, और पूरे एक समझ कह लें कि उन्होंने पूरे एंजॉय की। तो उसी तरह का सिनेरियो एंजॉय करते रहेंगे, बट 2019 सिंगल ही एंजॉय करेंगे या
हमारी भाभी भी हो जाएंगी साथ, वो शादी हो हाँ, जाएगी? वो अक्टूबर में उनकी 100% शादी हो जाएगी अच्छा, इंशाल्लाह ताला। वो उनकी अब वो उन पे जो एलिगेशन, और शादी भी जो होगी ना बाप की मर्जी से होगी, उनकी अपनी मर्जी नहीं होगी। ठीक है। ये भी मैंने एक प्रेडिक्ट किया था। उनकी मर्जी नहीं होगी, खानदान मर्जी होगी खानदान में, लेकिन उनके वालिद साहब तय करेंगे ये रिश्ता। ठीक है, ठीक है। और क्या चांसेस है, पाकिस्तान में ही होगी या पाकिस्तान में होगी, बड़ी कोई फैमिली में ही मुतवक्के या बाहर भी हो नहीं, कोई मजहबी घराने में होगी, वो खातून खाना अच्छा, जो है मजहबी ना, थोड़ी सी मजहबी ज़हन की और अमीर घर की होगी, अच्छा, क्योंकि उनका सातवें का लॉर्ड जो है ना वो जुपिटर है। ओके। तो इसलिए वो है। उनका भी रुझान हमारे एक साबिक वज़ीर आज़म की तरह मजहबी खातून की तरफ जी। होगा। ठीक है। बानी पीटीआई, बानी पीटीआई का देखें, उनके 8वां घर बुरी तरह इन्फेक्टेड हुआ। पिछले साल भी मैंने जब ये इसी तरह जैसे आपने प्रोग्राम किया मुख्तलिफ, तो मैंने कहा बिकॉज ही इज, आई एम सॉरी टू कट यू, ही इज बीन लकी होल हिज लाइफ। हाँ जी। अपनी जितनी जिंदगी है उन्होंने कोई बुरा टाइम, जिसे कहते हैं ना, बुरा तेड़ा नहीं देखा। बट नहीं नाउ देखा, वो इस वैसे ये उनकी ये पोजीशन 30 साल बाद इस तरह की पोजीशन आई कि 30 साल के उनका बाद। वो उनका जो 8वां घर बुरी तरह इन्फेक्ट हुआ। उनकी अज़वाजी लाइफ अफेक्टेड है और उनकी सियासी लाइफ अफेक्टेड है, और उस इलेक्शन में नज़र नहीं आते। और आप मई के बाद देखिएगा कि जब वो ना ही गेट रिलीफ, और वो विद सम कंप्रोमाइजेस वो असाइल पे चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, या वो गोशा बाहर नशीन जाने हो के जाएंगे। कितने चांसेस हैं उनके? उनके 70-80% चांस है बाहर जाने के। ओके। हाँ, और आम देखिए मेरी बात सुने, उनको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, एक शतरंज है पॉलिटिक्स। ये नहीं है कि कभी मोहरा पीछे लाना था, कभी आगे लाता, वो सारे मोहरे आगे लाके सब पटवा दिए। ठीक। तो अब उनको खुद भी थोड़ा सा रियलाइज करना चाहिए। वो चाहते भी हैं, मैं आपको पहले बता दूं, बट अभी उनकी सुनी नहीं जा रही। ठीक है। हाँ। और उम्मीद है कि कहीं किसी मौके पे जाके दोबारा वजीर आजम बन जाए? नहीं, उनका अब चांस नहीं है। तो अब कम से कम उन्होंने, यानी 2024 कि में। उन्होंने अपना जो पीक टाइम था ना जो प्राइम मिनिस्टर का, वो उनके 4 साल ही बनते थे। अपना वो सियासी हाथ ही काट लिया है जिसमें वो लकीर होनी थी। देखें, वो एक तो दरबार ही ऐसा था कि उनके वो इर्द गिर्द लोग ऐसे जमा थे जो उनको कहना चुक के रखना। मशवरा सही नहीं दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है उनका भी सियासी मुस्तकबिल मई के बाद थोड़ा सुकून हो जाएगा, सुकून हो लेकिन नॉट दैट उनको भी समझ आ जाएगी ना। ठीक है। गर्मियां आ जानी है, तो गर्मियों में, अभी तो सर्दियां हैं ना, तो गर्मियों में शुरू में वो थोड़ा सा मईशत क्या कह रही है? हमारी स्टैब्लिशमेंट बड़ी कंसर्न है, हमारे चीफ आर्मी चीफ बड़े कंसर्न है मईशत को लेकर। खुद मुख्तलिफ ममालिक के दौरे भी किए उन्होंने, बात भी की है, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस का हिस्सा होते हैं जिनका ताल्लुक इकॉनमी से होता है, तो इससे उनका कंसर्न शो होता है। अभी रिसेंटली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर भी पाकिस्तान की इकॉनमी पे बड़ी बात की गई, तो एक फोकस बड़ा मौजूद है। एस्टैब्लिशमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। तो आप पाकिस्तान की मईशत को इन एफर्ट्स के बाद किस जानिब जाता देखते हैं? कामयाबी होगी या अभी मुश्किलात है? देखें, 5 तारीख को मार्च एग्जॉल्ट हो जाएगा, मार्च डील करता है आर्मी को, और इसी तरह जो अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है ना, वो बड़े स्ट्रॉन्ग। एक उनमें जो है वो, एक तो वो ऑनेस्ट टाइप बंदे हैं, और जिस बात पे बैठ जाते हैं वो फिर उसी लाइन को पकड़ते हैं। तो वो उनका रवैया बड़ा, अब आप देखिएगा मार्च और अप्रैल में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सख्त होगा, कर्ट होगा। अच्छा। और फिर वो कोई कहते हैं कि लिहाज लूज नहीं होगा। एक चीज़ पे वो काम ज़्यादा होगा, वीनस डील करता है टैक्सेस को। इसमें हमारा 30% लोग टैक्स देते हैं, वो भी टूटा पजा सरकार, आपका कट गया, मेरा कट गया, जिनका जबरदस्ती कट गया। बाकी तो दे आर एंजॉइंग। तो एटलीस्ट 70% लोगों को वो घेर के अंडर टैक्स लाएंगे। अच्छा। जब टैक्स आ जाएगा तो फिर आएगा, फिर पाकिस्तान का जब बाहर के जो है ना, चीन अपना उसी तरह रिवाइव करेगा जिस तरह पहले वो सारी मोटरवेज ये वो पूरे फुल स्ट्रेंथ के साथ अपना करेगा। सीपैक आपको 2024 में फुल, उससे ज्यादा चीजें आप बाहर से आ जाएंगी। अच्छा। उससे ज्यादा आप देखिएगा, सितंबर का महीना पाकिस्तान को बहुत कुछ दे के जाएगा। ठीक है, ठीक है, सितंबर का महीना पाकिस्तान आप ये को कह रहे हैं। और माशी तौर पर अवाम के जो हालात हैं इस वक्त, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इनकम्स कम है, जाहिर बात इसका ताल्लुक इन्हीं फैसलों से है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। अवाम का कोई स्पेसिफिक जायचा होता है पाकिस्तान का जो चौथा घर है ना, वो अवाम का होता है, और वहाँ पे केतु बैठा है अनफॉर्चुनेटली, और जुपिटर बैठा है। लिहाजा अवाम को इसी तरह ही को कहते हैं ना कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सी, कुछ सानवी मरदा शौक सी सानवी। देखें, अवाम क्या है, टैक्स देते नहीं है। अब एक चीज़ मैं बता दूँ, एक तबका ऐसा, रोटी पूरी होए तो टैक्स भी देना चाहिए है। अब देखें, एक रेडी वाला सड़क पे खड़ा है, शाम को 3000 की दिहाड़ी लगा के जा रहा है, जो आपकी और मेरी पे भी पर डे नहीं बनती, ठीक है ना, तो वो टैक्स देता है।
ठीक है, ना उसको बिजली का रेंट, ना उसको दुकान का खर्चा, सड़क के ऊपर। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ी आवाम की एडवोकेसी करूंगा, उनके ऊपर मसाइल भी होता है। टैक्स बहरहाल देना चाहिए, लेकिन साथ में स्टेट को अपना रोल भी अदा करना चाहिए। स्टेट का रोल आपको पॉजिटिव नजर आएगा। अच्छा, पॉजिटिव नजर आएगा। लोग, एक चीज बता दूं, इस रिलेटेड टू द पेट्रोल एंड लोकल जो चीजें खाने पीने की, इसमें बहुत कंट्रोल आएगा। प्राइसेस पेट्रोल नीचे आएगा, डॉलर की पोजीशन ठीक होगी, कीमतें नीचे होंगी, और पाकिस्तान के अवाम के जो एक सवाल मैं लोकल अपने इससे कर लूं, फिर मैं इंटरनेशनल पे भी जाऊंगा। ममालिक के उनका क्या है? मोहसिन नकवी साहब हमारे वजीर आला हैं पंजाब के, अभी हैं या चले जाएंगे? देखिए, मैं अगर उस पे काम किया 8 फरवरी की बात कर रहा हूं कि अगर इलेक्शन हो गए, नहीं अभी वैसे क्या ज्यादा देर नजर आ रहे हैं वजीर? ज्यादा देर नजर आते हैं, और आपने एक चीज देखा, बड़े एक्टिव भी हैं वो। एक्टिव भी हैं, और अगर आप सारे लाहौर में फैले या बाहर देखे तो उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया, इशारे खत्म करके यू टर्न और अंडर पास, और यानी कि जो एक्चुअल काम होना चाहिए ना, उस तरह वो स्पीड पकड़ी। इसका मतलब ये है कि अभी आपको वो चीफ मिनिस्टर नजर आते हैं, इस तरह का बंदा होना चाहिए। और काकड़ साहब भी नजर आते हैं आपको? काकड़ साहब का मैंने कोई होमवर्क नहीं किया, मैं नहीं कह सकता। आपने इस काबिल नहीं समझा हमारे वजीर आजम? वजीर आजम वो अपने मन मौज में चल रहे हैं, वो उनका होना ना होना एक ही बात है। ठीक है, और एनी स्पेसिफिक? अच्छा, थोड़ा क्रिकेट पे आ जाते हैं, लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है, मैं उस पर भी बात कर लूं। क्रिकेट को आपने काम किया इस पे? क्रिकेट के बारे में क्या है? क्रिकेट पे मैंने प्रोग्राम भी किया है कि क्रिकेट का इस वक्त, सियासत के बाद जो दूसरा दिलचस्पी का मौजू लोगों का है वो क्रिकेट है। क्रिकेट का मैं आज से 3 महीने पहले ही कह दिया था कि जब वो ज़ुका साहब आए थे तो मैंने कहा था कि अब क्रिकेट नीचे जाएगी और कंट्रोवर्शियस फैसले होंगे, और काफ़ी इसके लिए तो वैसे फ्रैंकली बताऊं, मैं स्टार्स को नहीं जानता, लेकिन मुझे भी लग रहा था कि ठीक है ना। तो वो क्रिकेट अभी ये आप कह लें कि ऑस्ट्रेलिया का टूर अच्छा हो जाएगा। एक सियासत इतनी घुस गई हुई है इसमें कि पढ़ा लिखा कप्तान, कराची का कप्तान, लाहौर का कप्तान, वैसे नहीं, सितारे क्या कह रहे हैं? क्रिकेट हमारी बेहतर होगी 2024? ये जून के बाद जो मैचेस होंगे उसमें पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग उठेगा। अच्छा। उससे पहले ये बुरी तरह पिटेंगे, मे भी कप्तान भी चेंज हो जाए, दोबारा चेंज हो जाए। अभी बहुत ज्यादा, और ये भी हो जो सिलेक्शन कमेटी आई हुई है वो भी मजे ले रही है। बाबर आजम का भी ब्याह 2024 हो जाएगा, वो मैंने उसको चांसेस है 2024 के एंड पे, और वो रिवाइव करेगा दोबारा एज ए कैप्टन। बैनुल अक़वामी दुनिया के अंदर कोई बड़ी तब्दीली, कोई ऐसी चीज जो स्टार्स इंडिकेट कर रहे हों किसी भी लिहाज से, या कुछ भी ऐसी खबर जो आप अपने तस्दीक तौर पर देखें? ओवरऑल जो कह लें कि पोजीशन जो थी, ये 5 जनवरी के बाद दुनिया में भी थोड़ा सा सुकून आना शुरू हो जाएगा। ये जो गजवा की जंग, दूसरी जंग, ये थोड़ी सी इसको मिनिमाइज होगी जनवरी के अंदर, जनवरी के 5 जनवरी के बाद। अच्छा, और आप इसको 10 जनवरी का लें क्योंकि मार्स कैप्रिकॉर्न में आके स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद अगर अनसर्टेनिटी आती है ना, फिर जाके जो जुलाई का महीना है ना, उसमें दुनिया में आपको बड़ा कुछ देखेंगे। ज़लज़ला अल्लाह ना करे, फ्लड, सैलाब, और ये इस किस्म की पिछले साल भी कोई जंग, कन्वेंशनल वार, एज एंड व्हेन वी क्रॉस जुलाई, फिर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि दुनिया में कोई स्पेशल चीज़ चले। अच्छा, आखिर में कौन सा ऐसा स्टार है जिसके लिए ये साल थोड़ा सा टेक्निकली ठीक नहीं है और उसको ज़्यादा केयरफुली अपने मामलात करने होंगे? देखें, इस वक्त जो तीन जो है वो केयरफुल है। ख़ास तौर पे मैं ख़वातीन को कहूँगा कि वो अपनी अज़वाजी लाइफ में बहुत केयरफुल रहें। एक पाइसिस ख़वातीन, और एरीज, और कैंसेरियन, ये 3 इनके 3 जो ना, तीनों के सन नेगेटिव है, और जब सन नेगेटिव होता है तो सन डील करता है ख़वातीन के लिए हस्बैंड को। तो इनके अगर मामलात इनके गड़बड़ चल रहे तो वहीं स्टॉप कर दे और वक़्त को थोड़ा सा गुजारे, और ये फ़ौरन डिसीजन ना ले। ये हमारा डिवोर्स ऑफ रेट इसी वजह से बढ़ रहा है कि हम तेजी से फैसले करते हैं, तहम्मुल नहीं है। तहम्मुल नहीं। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए और आपने नाम मौज़ूआत पे बात की। वंस अगैन मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ ये बात करूँ कि ये सितारों के इल्म मुताबिक बातें हैं, जितना इनकी रिसर्च है, ये इल्म है अजमल रहीम साहब की, उसके मुताबिक ये हतमी बातें नहीं हैं। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम खुदा न खास्ता किसी डोमेन में जाके दखल देते हैं कि इल्म गैब सिर्फ अल्लाह के पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जाहिर बात एक चीज़ का नॉलेज है और वो अल्लाह ने असाइन किया है, तो उसके मुताबिक हमने कोशिश की है कि हम कुछ प्रेडिक्शंस पे बात करें। अब 2024 के एंड पे अगर ज़िंदगी रही तो आपसे दोबारा बात करेंगे कि किस हद तक चीज़ें सही हुई या नहीं। इसी पॉइंट पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में। अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान की खवातीन जिनका तस्करा हम अक्सर करते नजर आते हैं और उसकी वजह कुछ और नहीं, उनका टैलेंट है जो कि वो दुनिया भर में मनवा रही हैं और ये साबित करके दिखा रही हैं कि वो किसी से कम नहीं हैं। हम आज कशमाला तलत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। ये शोबे के लिहाज से एक शूटर हैं और एशियन शूटिंग की जो सालाना रैंकिंग जारी हुई है इसमें पाकिस्तानी इन खातून शूटर ने 5वीं पोजीशन बरकरार रखी है। कमाल अचीवमेंट है इनकी हम शूटिंग की अगर सालाना रैंकिंग की बात करें तो इसमें 10 मीटर एयर पिस्टल में 5वीं पोजीशन पर हैं। इसके साथ साथ जो खवातीन की 25 मीटर एयर पिस्टल है यहाँ पे उन्होंने 15वीं पोजीशन हासिल की है। कशमाला ने इस साल एशियन गेम्स में 10 मीटर्स एयर पिस्टल में एक ब्रॉन्ज मेडल्स भी विन किया था और साथ ही बेहतर कैटेगरी में भी किसी भी कैटेगरी में इनफैक्ट पाकिस्तान की एक बेहतरीन शूटर का भी एहसास हासिल करने में कामयाब रही थी। दूसरी जानिब जो एशियन शूटिंग रैंकिंग है इसमें टॉप 10 की फहरिस्त में इनका नाम है और हम देखते हैं कि वो इस मकाम तक कैसे पहुंची हैं, क्या मोटिवेशन थी जो उनको यहाँ तक लेकर आई। ये सभी भी बात करने के लिए कशमाला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उनसे आपका भी तारुफ कराते हैं। वेलकम टू एक्सप्रेसो कशमाला, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र। ग्रेट टू हैव यू। बहुत अच्छा लगा हमें आपके बारे में पढ़ के। शूटिंग यूजुअली एक ऐसा स्पोर्ट्स है, एक ऐसा एडवेंचर स्पोर्ट्स है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं होती, बट वी फील समहाउ प्राउड कि हम कई शूटर्स से हमारी बात हुई, उनको हम सामने भी लेकर आए, उनको हमने सराहा भी। आपकी बहुत बड़ी सर्विसेज हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी इस फील्ड के बारे में या आपके इस शौक़ के बारे में पूछूंगा कि ये कहाँ से शुरू हुआ जो आपको एक एशियन टॉप 10 के अंदर ले आया? बिल्कुल, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है। और उसके बाद अगर शूटिंग की शुरुआत की बात की जाए या मैंने कैसे शुरू किया, उसके स्टार्ट थे 2019 में। हम लोग जेलम पोस्टेड थे एज आर्मी बैकग्राउंड, तो वहाँ पे एक प्रॉपर आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट है क्योंकि मैं अब नेशनल लेवल पे आर्मी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। उन्होंने प्रॉपर मुझे ट्रेनिंग दी है वहाँ पे एज अ हॉबी इंट्रोड्यूस कराया था मेरी मदर ने। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने मुझमें टैलेंट देखा, मुझे पॉलिश किया, नरिश किया मेरे टैलेंट को और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मैं एशियन इंटरनेशनल लेवल पे खेल रही हूँ। ठीक है, और हम अगर टेक्निकली बात करें तो आप कौन कौन से एजाज़ात या कौन कौन सी चैंपियनशिप्स अभी आप खेल चुकी हैं और जीत चुकी हैं? नेशनल लेवल पे तो मैं खेल रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 25 गोल्ड मेडल हैं विद 15 नेशनल रिकॉर्ड्स हैं, 12 सिल्वर हैं और 8 ब्रॉन्ज हैं। उसके अलावा मैंने सैफ गेम्स में पार्टिसिपेट किया जिसमें मेरा टीम सिल्वर था और हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में खेला है, वर्ल्ड कप्स में खेला है और उसके अलावा हम लोगों ने सबसे जो नुमाया रहा वो एशियन गेम्स थी जिसमें मेरा ओके। तो यूजुअली खवातीन को या लड़कियों को इनकरेज नहीं किया जाता स्पोर्ट्स की तरफ, वैसे ही नहीं किया जाता और टुवर्ड शूटिंग तो समहाउ बहुत ही रेयर केसेस होते हैं। तो वाज इट जस्ट योर फादर, आई मीन आर्मी बैकग्राउंड की वजह से उन्होंने आपको ज़्यादा इनकरेज किया या आपका खुद इंटेंशन थी, आर्म्स के साथ दोस्ती ज़्यादा थी, शौक था, क्या था? बिल्कुल मेरे फादर की तरफ से, लेकिन मेरी मदर की तरफ से ज़्यादा था क्योंकि मदर को काफ़ी पसंद है शूटिंग और उन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराया था मुझे वहाँ पे जेलम में कि दिस इज़ ऑल्सो एन फील्ड और एक्स्ट्रा एक्टिविटी जिसको तुम अपनी स्कूल लाइफ में भी यूटिलाइज कर सकती हो और बाद में भी एक हेल्दी एक्टिविटी है और बस वहीं से ये शुरू हुआ। अच्छा, कितनी ट्रेनिंग करती हैं आप? कितने बुलेट्स एक दिन में आपके हाथों जाते हैं? जी बिल्कुल, ये एक मुश्किल गेम है, इसमें फोकस की बहुत ज़रूरत होती है, प्रिसीजन की ज़रूरत होती है। तो एटलीस्ट हमें 10 to 12 आवर या 12 to 15 आवर जिसमें टेक्निकल, फिजिकल, मेंटल तीनों ट्रेनिंग्स आ जाती हैं और इसमें अगर देखा जाए तो 10 मीटर मैक्सिमम 100 to 200 फायर हो जाता है और 25 मीटर पे 100 to 150 या 200 तक हम फायर कर लेते हैं। ठीक है, तो जो प्रोफेशनली शूटिंग के लिए हम आर्म्स इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पे अगर पिस्टल शूटिंग चूँकि आपका शोबा है, तो क्या पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान ऐसे आर्म्स अवेलेबल हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं या इसके लिए आपको इंटरनेशनल आर्म्स की ज़रूरत होती है? थोड़ा सा वो उन लोगों के लिए पूछ रहा हूँ जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको अगर आप कुछ गाइडलाइन दें इस हवाले से। लाइक शूटिंग और हंटिंग के लिए तो नॉर्मल शूटिंग और हंटिंग के लिए अवेलेबल तो होते हैं पाकिस्तान में, लेकिन जो अगर हम प्रोफेशनल स्पोर्ट की बात करें तो फिलहाल हमारे पास उसका फायर आर्म्स नहीं है, लेकिन हम लोग उसको इम्पोर्ट करते हैं। Okay. और उसके अलावा ये है कि वो
थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव खेल है, इस Expensive वजह से काफी महंगे आते हैं ये। ठीक है। लेकिन ये है कि आई विल थैंक आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट, जिन्होंने मुझे प्रॉपर्ली इक्विपमेंट प्रोवाइड किया है, वेपन से लेके एमुनिशन और जितना भी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड था वो लोग मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है कशमाला, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, आपके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा, एंड आई बिलीव अब पूरी कौम ने आपको नेशनल टेलीविजन पे देखा, उनको भी जान के बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमारी हीरो हैं। हमारी विशेस 2024 के लिए भी आपके साथ हैं, आपके कोचेस के साथ हैं, आपके पेरेंट्स के साथ हैं कि आप अच्छा पाकिस्तान का नाम रोशन करें, ऐसे ही आगे बढ़ती रहें। नंबर 5 इन एशिया कशमाला तारिक इन पिस्टल शूटिंग हमारे साथ मौजूद थी, टॉप 10 के अंदर हैं। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू जी। हम इस पॉइंट के ऊपर अगले सेगमेंट की जानिब हमने बढ़ना है। निकले तेरी तलाश में हमारा सेगमेंट है, और आज एक बड़ी अहम शख्सियत के बारे में बात हो रही है। चले, मैंने पहले समझा कि मैं इनको दूसरा नाम आपको बता दूं, लेकिन मैं सरप्राइज रखना चाहता हूं। एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप इब्ने इंशा के नाम से जानते हैं, इनका असल नाम क्या है, आज के व्लॉग में या आज की इस रिपोर्ट में या आज के सेगमेंट आपको पता चलेगा। जरा देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। सुबह है, धुंध है और सर्दी है, और मुस्तनसिर हुसैन तार साहब हस्ब मामूल मॉडल टाउन पार्क में सैर कर रहे हैं, और उनसे जो आज का हमारा सवाल है वो शेर मोहम्मद खान साहब के हवाले से है। आप जानते हैं शेर मोहम्मद खान साहब कौन थे? शेर मोहम्मद खान साहब अपने इब्ने इंशा, उनका असल नाम शेर मोहम्मद खान था, और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे नाम तब्दील किए, कुछ 7-8 नाम उन्होंने तब्दील किए, मुख्तलिफ तखल्लुस रखे। बहरहाल आखिरकार इब्ने इंशा जो है उनका तखल्लुस ठहरा, और इब्ने इंशा जो है उन्होंने नसर निगारी में कमाल किया, और उसके बाद जो शायरी है और उसके अंदर जो नगमगियत है या उसके अंदर जो वज़न है, उसके अंदर जो मौसीकियत है, क्या खूबसूरत शायरी है। और इतने ही बड़े फ़नकार, इतने बड़े अदीब, इतने बड़े दानिशवर, आहिस्ता आहिस्ता उनकी किताबें मार्केट में नज़र क्यों नहीं आती? बात करेंगे तार साहब से। तार साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि इब्ने इंशा से आपकी मुलाकात रही, और अगर रही तो उसका कुछ अहवाल बताइए, और इंशा जी के बारे में जनरली बताइए, कितने बड़े अदीब थे? इंशा जी जो हैं, मैंने एक प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि मेरी पहली मुलाकात हुई, नेशनल बुक काउंसिल के वो डायरेक्टर थे, फिर लाहौर आए, किताबों की नुमाइश थी, मेरी पहली किताब छपी थी निकले तेरी तलाश में, तो लोग उनके इर्द गिर्द खड़े हुए ऑटोग्राफ ले रहे थे। तो उन्होंने 2-4 लोगों को कहा, मेरी तरफ इशारा करके, कि इन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है और बड़ी क्लासिक किताब लिखी है, तो आप लोग इनके ऑटोग्राफ ले लें, इससे पेशतर की ये ज़्यादा मशहूर हो जाए। तो इंशा जी की फरमाइश पर मुझसे मेरा पहला ऑटोग्राफ दिया गया, वो मुझे अब तक याद है। बाकी उनसे जब भी वो लाहौर आते मुलाकात होती, और बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। मसलन शिजान में हम बैठे हुए हैं, और एक बड़ा तारीख़ी रेफरेंस है कि उन दिनों, ये पुरानी बात है, 50 साल हो गए, कि मेरे जहन में, मैं रत्ती गली गया जब ट्रैकिंग के साथ, तो रत्ती गली खड़े होके वो अब भी ड्रीम लाइक वो एक लेक मुझे दिखाई दी, जिसे मैंने राजहंस लेक कहा, और अभी बहुत सारे लोग उसे राजहंस लेक करते हैं। और फिर धुंध बढ़ने लगी, और उस धुंध में मेरे जहन में इस किस्म के अजीबोगरीब ख्याल आते रहते हैं। मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे मोंजोदारो जो है, पुराना मोंजोदारो, वो 6000 साल, वो एक मतलब वो धुंध में से ज़ाहिर हो रहा, और ये ज़ाहिर एक फैंटेसी थी, और मैं चाहता था कि बाद में कि कुछ, तो मैंने इंशा जी से ये शेयर किया। मैंने कहा जी ये है, और मतलब कि बाकी लोग तो मजाक उड़ाएंगे कि ये क्या वहाँ पे, यानी नॉर्दर्न एरिया पाकिस्तान में कहाँ से आ गया मोंजोदारो। लेकिन उन्होंने इस आइडिया को बड़ा पसंद किया, और बाद में कम से कम 2 ख़तों में उन्होंने लिखा कि वो जो आपने मुझे सुनाया था कि मोंजोदारो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो उसके बारे में आप ज़रूर लिखें, क्योंकि वो ख़ुद भी फैंटेसी के बंदे थे। बहुत बाद में मेरा ख्याल बहाव का इनिशियल वहाँ से शायद आइडिया मेरे वो फूटा हो मेरे अंदर, तो वो ख़ुद फैंटेसी के बंदे थे। मसलन उनकी किताब जो चांद नगर है, अल्डोराडो का तर्जुमा है। अल्डोराडो एक फैंटेसी लैंड आप समझ लें, चांद की दुनिया, जो बंदा ख्वाहिश करता है, जो शराब में मुब्तला होता है। अनफॉर्चुनेटली वो किताब उन्होंने साइन करके दी थी 1972 में,
तो वो कहीं आगे पीछे हो गई। अब मैं अक्सर ये तज़किरा करता हूँ कि जिस तरह बहुत मरतबा मैं कह चुका हूँ कि मंटो और फैज़ जो है वो बिलाशुबा बहुत बड़े हैं, उनका करना चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा वो फैशन हो गए हैं कि जो उनके पाए के ही में भी शायर थे वो बिल्कुल बैकग्राउंड में चले गए, जिसमें मजीद अमजद भी, जिनको मैं नज़म का सबसे बड़ा उर्दू का शायर अख्तर जाफरी भी उस लेवल पे आते, लेकिन बाकी मेरा ख्याल फैज़ साहब उस लेवल पे नहीं आते। मुझे अमजद को भी भूल गए हैं, सिवाय मेरी किताबों में कहीं उनका तज़किरा मिलता है। इसी तरह मुनीर नियाज़ी को भूल गए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमने किया, फरामोश किया, वो इब्न इंशा को किया। और इब्न इंशा के सिर्फ इंशा जी उठो तो अमानत अली ख़ान ने क्या गाया वो भी, और दूसरी चीज़ जो थी वो ताउल्ला ईसा खेलवी ने सब माया, और उसने भी बहुत खूबसूरत गाया। क्योंकि जो दर्द है इंशा जी की पोइट्री में वो अता ईसा खेलवी के, हालांकि वो गज़ल के नहीं हैं सिंगर, लेकिन बड़ा खूबसूरत गाया। चुनाचे बिल्कुल बगदाद की एक रात, यानी एंटी वॉर जो उनका है कि लाम लाशा है जो 2-4 दिन में गल जाए, और गाफ गबरू है जो कई बहारों में पले, इस किस्म के शेर हैं उसमें वॉर के हवाले से। तो इंशा जी जब भी मैंने अर्ज़ किया कि लाहौर आते थे, एक मुझे और बात याद आ रही कि पहले वो फ्रीलांस थे और उसके बाद ये नेशनल बुक काउंसिल में वो डायरेक्टरशिप उनकी हो गई। तो मैंने पूछा, मैंने कहा इंशा जी क्या फ़र्क है फ्रीलांस होने में और एक मुलाजमत करने में? कहने लगे भाई मुलाजमत में ये होता है अपना फ्रीलांस में कि हवाई रिज़्क़ है, कभी आ गए तो आसूदा हो गए, नहीं तो भूखे बैठे रहे, और कोशिश करके खुद ही कुआं खोदना है। और तो मुलाजमत की एक बड़ी ऐश, और वो ये है कि आप जहाँ भी हों, आप वाशरूम में ब्रश कर रहे हैं या कहीं बाहर घूम रहे हैं या सो रहे हैं, तो वो जो आपका मीटर है ना, 1 रुपये 4 आने फ़ी घंटा जो तनख्वाह मिलती है वो चलता रहता है, और वो आपको महीने के एंड में वो कैलकुलेट करके तनख्वाह मिल जाती है। जबकि जो फ्रीलांसिंग है उसमें ठीक है, जब मीटर चलता है तो वो हो सकता है 5 रुपये फ़ी घंटा हो, लेकिन वो चलता 2-4 घंटे के लिए, ये मुझे याद। बाकी उनकी थोड़ा सा फरामोशी जो है उसमें शायद ये भी आंसर है कि उनकी किताबें अवेलेबल नहीं हैं मार्केट में, और मोस्ट प्रॉब्ली उनके भाई पब्लिशर थे, खुमार गंदम, बाकी सारे उर्दू की पहली किताब, आवारागर्द की डायरी, और चलते हो तो चीन को चलिए, ये सब जो थे अब वो उस तरह मार्केट में ओपनली अवेलेबल नहीं है। और शायद ये भी एक होता है कि भाई नई जनरेशन को जब तक आप उनके सामने को काम ना रखें, खोजी को पता चल जाता है, नई जनरेशन को नहीं। लेकिन ये है कि भाई उनको जिस तरह कहा जाता है ना कि हमने उनका मुकाम नहीं दिया। एक और इंशा जी के हवाले से मुझे इस पर बहुत फ़ख्र है कि वो लिखा करते, बल्कि मैंने उनको पहले जब अपनी किताब भेजी निकले तेरी तलाश में, तो उनका जो ख़त आया मेरे पास मौजूद है, तो उसमें उन्होंने लिखा कि जनाब ये जो तारड़ हज़रात है इनका हम तो यही समझते थे कि लिखने पढ़ने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आपसे पहले एक और तारड़ साहब है, उनका नाम है रहमत ख़ान तारड़, और वो ज़राअत के ऊपर किताबें लिखती। तो मेरे लिए बड़ा फ़ख्र का मुकाम था। फिर मैंने इंशा जी को बताया कि जी वो मेरे वालिद साहब, तो ये रेफरेंस उन्होंने दिया। बल्कि पखेरू के बारे में उन्होंने लिखा अपने कॉलम में कि ये पखेरू इतना मज़ेदार है कि या तो जी चाहता है कि इसको पिंजरे में बंद कर लें या इसको खा जाएं, वो भी मुनासिब नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे पखेरू आपके इर्द गिर्द उड़ान करने चाहिए। तो मेरी बहुत हौसला अफजाई की, मेरी किताब के भी ऊपर उनका है, लेकिन बुनियादी तौर पे वो जोगी थे, मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट से एक जोगी का नगर में ठिकाना क्या आप, तो वो जोगी थे मेंटली। लहजा उनका सरासर पंजाबी था। और एक आखिरी बात, और बहुत सारी और बातें,
मैं जब अलास्का की जानिब गया तो वहाँ पे एक कनाडा में ही, अलास्का से ज़रा इधर एक शहर था पुराना, जहाँ लोग सोने की तलाश में आते थे, और वो ड्रीम था उनका। और अभी वहाँ पे लकड़ी के वो हैं, वो सारे उन्होंने प्रिजर्व किए हुए हैं। और वहाँ पे जिस होटल में हम ठहरे उसका नाम था अल डोराडो। अब अल डोराडो देख के तो मुझे इंशा जी याद आ गए, क्योंकि चांद नगर जो है तर्जुमा है अल डोराडो का। और उस रात में मुझे याद है कि वो जो होटल की मालिका थी वो आई को 11 बजे कि तुम्हें पता है कि बाहर जो नॉर्दर्न लाइट्स है उनका खेल हो रहा था। आप जानते हैं कि नॉर्थ में लाइट्स का रात को मुख्तलिफ अवामिल होते हैं कि वो ख़ास एक लहरी है सांपों की तरह, और ऐसे ऐसे रंग जो आपने कभी देखे ना होंगे। तो मैं वीरान गली में आया, बिल्कुल तारीकी थी, और ऊपर वो खेल जो था जैसे जिंदा, जैसे कुछ सांप है चमकीले से, कोई लहरें हैं, मुख्तलिफ रंग आपस में मतगम हो रहे हैं, अजीब, उस पर यकीन नहीं आता, एक फैंटसी थी। तो तब भी मैंने इब्ने इंशा को याद किया जब मैं अल डोराडो में ठहरा और उस रात शुमाली रोशनियाँ देखी, तो उनमें भी मुझे इब्ने इंशा याद आया। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, बात यह है कि इब्ने इंशा जो हैं वो बहुत ही कमाल तख्लीकार हैं, इतने बड़े तख्लीकार कि शायरी में संजीदा मौज़ूआत अपनाते हैं। और इब्ने इंशा उठो अब कूच करो और सब माया है, और दूसरी तरफ जब हम उनकी नसर की जानिब जाते हैं तो वहाँ पे हम आपको मिज़ाह मिलता है, जुमानवियत मिलती है, एक एक फ़िक्रे में क्या तलातुम छुपा हुआ है, वो तमाम चीज़ें मिलती हैं। और फिर खाके और मुख्तलिफ जो मज़ामीन और कालम निगारी कमाल है। और आपको आखिर पे सिर्फ ये बताता जाऊँ कि आप अगर चाहते हैं कि आप इब्ने इंशा की आवाज़ सुने तो यूट्यूब पे जाइए और इब्ने इंशा का एक इंटरव्यू जो उन्होंने रेडियो के लिए दिया था वो वहाँ पे मौजूद है। वो सुनिए कि ना सिर्फ ये बड़े तख्लीकार लिखने के हवाले से थे, बल्कि इंशा जी बोलते कितना खूबसूरत थे। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। हल्का सा जिक्र किया था प्रोग्राम के शुरू में क्रिकेट का। वेलकम बैक आपको। क्रिकेट की हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के शुरू में, लेकिन फिर हमने कहा भी आगे जाके ज़रा तबसरा ले लेते हैं। 59 साल हो गए, अभी तक एक ऐसी प्यास है ना ऑस्ट्रेलिया में फतह की जो बुझ नहीं पाई है। हमारे ग्रीन कैप्स ऑस्ट्रेलिया में एक और टेस्ट सीरीज़ हार चुके हैं, और कई उम्मीदों के साथ, कई आसों के साथ हम पहुंचे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिडनी में पाकिस्तान टीम को 28 बरस से फ़तह का इंतज़ार है, और ये 28 बरस का जो इंतज़ार है ख़त्म नहीं हो रहा है। आखिरी बार इन 1995 मुश्ताक अहमद की जादूगरी आपको याद होगी, उन्होंने सुरखरू कराया था पाकिस्तान को, लेकिन उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ अब गंवाने के बाद पाकिस्तानी टीम 3 जनवरी से आखिरी टेस्ट आपको मालूम है खेलेगी। 175 साल पुराना ये सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है। इस पर पाकिस्तान टीम को 8 में से 5 मैचेस में अब तक शिकस्त हुई है, 2 में फतह मिली है और 1 ड्रॉ हुआ मैच। आखिरी कामयाबी आज से 28 बरस कबल 1995 में मिली थी, और चूंकि यहीं पे मिली थी तो हम फिर आस लगा लेते हैं कि हो सकता है एक मैच हम जीत जाएं। और उस वक्त पाकिस्तान की टीम वसीम अकरम की ज़ेरे क़यादत खेल रही थी, जबकि एजाज़ अहमद ने यहाँ पे एक सेंचुरी बनाई थी, और हमारे लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद जिनका हमने जिक्र किया था 9 विकेटें उन्होंने अपने नाम की थी। इससे कबल जी सिडनी की अगर बात करें तो अव्वलीन फतह 1977 में मुश्ताक मोहम्मद की ज़ेरे क़यादत नसीब हुई, जबकि इमरान खान ने दोनों इनिंग्स में 6-6 और मैच में विकेटें हासिल की थी। तो इस वजह से भी पाकिस्तान कामयाब हुआ था। हम क्यों कामयाब नहीं हुए, हम क्यों कामयाब नहीं हो पाते, और अब आगे हमने न्यूजीलैंड के साथ क्रिकेट खेलनी है। व्हाई इज़ इट सो? हमारे साथ डॉक्टर ऑफ क्रिकेट, दी एक्सपर्ट एक्चुअली मौजूद हैं, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, जो लाहौर तशरीफ़ लाए लेकिन हमारे स्टूडियो में नहीं आए। वो गिला हमारा अपनी जगह, लेकिन क्रिकेट के ऊपर हम ऑथेंटिक ओपिनियन के लिए ज़रूर मिर्ज़ा साहब को एंगेज करते हैं। साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अब आप गिला ना कीजिएगा, रिवर्स में चाहता हूँ हम डायरेक्ट तबसरे पे आ जाएं। कैसे देख रहे हैं आप? हम एक और सीरीज़ हार गए ऑस्ट्रेलिया से। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, आपने काउंटर अटैक कर दिया, कुछ कहने को छोड़ा ही नहीं। और आपको सुबह बखैर आपको। और जो सिडनी टेस्ट की बात है कि आपने सही कहा कि उसके बाद से 1995 के बाद से चिरागों में रोशनी न रही, और पाकिस्तानी टीम अब देखें किस अंदाज से उतरती है मैदान में। बाज खबरें ये आ रही थी, हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि शायद शाहीन शाह अफरीदी को आराम कराया जाए, क्योंकि इसके बाद 5 वनडे T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज है 12 जनवरी से न्यूजीलैंड में। लेकिन एक बात तो तय है कि ओपनिंग के शोबे में तब्दीली करेंगे। इमामुल हक की जगह
साइम अयूब के खेलने का इम्कान है, और उसके अलावा स्पिनर जरूर डालेंगे क्योंकि सिडनी की विकेट जो है वो स्पिनर्स के लिए हमेशा से माजी में साजगार साबित होती आई है। एज कम्पेयर टू पर्थ और मेलबर्न, सिडनी की विकेट इतनी वो नहीं है कि बहुत ज्यादा तेज हो। तो अब देखते हैं क्या तब्दीलियां करते हैं, लेकिन मोरल डाउन है। प्रोफेसर साहब ने जो बुलंदो बांग दावे किए थे, अब देखना ये है कि आईसीसी उनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टर क्रिकेट है और डायरेक्ट उन्होंने क्रिटिसाइज किया था आईसीसी की टेक्नोलॉजी को, क्रिटिसाइज किया था अंपायरिंग को, क्रिटिसाइज किया था इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अब देखें क्या होता है, ये ऊंट किस करवट बैठता है। किस करवट बैठता है। जब साइम अयूब को बतौर प्लेयर सिलेक्ट किया गया तो एज अ क्रिकेट फैन मैं कुछ बहुत ज्यादा इस फेवर में नहीं था, लेकिन द टाइप ऑफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इज प्लेइंग, मुझे लगता है कि साइम एक अच्छा एडिशन हो सकते हैं पाकिस्तान के ओपनिंग स्टैंड को लेकर, और जितना बुरा फिर इमाम खेल रहे थे उसमें तो हमें वैसे ही वो बहुत बेहतर लग रहे हैं। आपका क्या टेक है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हालांकि साइम अयूब जब शुरू में आए तो उनके लिए कहा जा रहा था कि ये वाइट बॉल क्रिकेट के प्लेयर हैं, शॉर्टर वर्जन के, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में यहाँ की बेजान विकेटों पर उन्होंने डबल सेंचुरी भी बनाई और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ग्रूम किया, क्योंकि ये अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19 से आए हैं ना, एक प्रोसेस के जरिए आए। तो उम्मीद ये है कि अगर उनको चांस मिला तो डेफिनेटली ही विल अवेल दैट चांस, और उन्हें अवेल करना भी चाहिए। और आपने बात की जारहाना बैटिंग की, तो ऑस्ट्रेलिया के जारहाना जो बैट्समैन है डेविड वार्नर, आज उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो वनडे क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे। टेस्ट तो ये उनका आखिरी होगा, सिडनी टेस्ट, लेकिन वनडे से भी उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। वो सिर्फ T20 प्राइवेट लीग्स खेलेंगे। तो प्लेयर्स की तवज्जो जो है जिंदगी के इस मरहले पर पैसे कमाने पर ज्यादा तवज्जो है, और जो नाम कमा लिया डेविड वार्नर ने, हालांकि उनको कप्तान बनाए जाने का इम्कान था, लेकिन साउथ अफ्रीका में जो वाकया हुआ आपको याद है कि जिस पर स्टीव स्मिथ को कप्तानी से जाना पड़ा और गेंद को जो है वो टेम्पर किया जा रहा था, जिसपे वार्नर पे भी पाबंदी लगी, तो उसके बाद उनकी कप्तानी की कहानी खत्म हो गई। तो अब इसका मतलब है अब लोग अपने काम से ज्यादा अपने मुस्तकबिल पे नजरें जमाए हुए हैं। इसमें हमारे लिए भी निशानियां हैं मेरे साहब, क्या हम भी सर हम भी कुछ रोशन मुस्तकबिल जो है वो मुंतजिर होगा, बजाय इसके कि तारीख राहों पे चले और झंडा उठाए और रोशन मुस्तकबिल की तलाश करेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जो हफीज ने अंपायरिंग के मेयार पे सवाल उठाया है, ये सवाल अगरचे कि हो सकता है कि रूल्स को चैलेंज कर रहा हो, एज यू सेड यू नो बेटर देन मी, लेकिन ये कुछ खास गलत एतराज तो नहीं है। ऑस्ट्रेलियन अंपायर्स की जो बाइसनेस है हम ऑफ एंड ऑन देखते रहे हैं, और वैसे भी ऑस्ट्रेलियन एज अ नेशन ही उनकी जो बाइसनेस है टुवर्ड्स अस एंड एशियंस आई बिलीव वो बड़ी मशहूर है। लेकिन मैं स्पेसिफिक रहूंगा क्रिकेट तक, तो कोई गलत बात तो उन्होंने कुछ हद तक नहीं की? आपको लगता है कि नहीं ज्यादा आगे चले गए? एक तो अंपायर ऑस्ट्रेलियन नहीं थे, इंग्लिश अंपायर थे जिन्होंने मोहम्मद रिजवान को आउट दिया, और रूल जो बताता है इमरान उसमें यही है कि आपने ग्लव्स के साथ जो रिस्ट बैंड पहनी होती दैट इज काउंटेड एज द पार्ट ऑफ ग्लव्स। तो अगर उसको टच करके गेंद जा रही है तो डेफिनेटली फिर आप आउट है। लेकिन वो रिजवान अदाकारी बड़ी अच्छी करते हैं, आपने देखा जब उनको गेंद लगी तो उन्होंने ऊपर की तरफ इशारा किया कि सफेद जो उनको पहले से लगा हुआ था उसकी तरफ इशारा किया। तो उन्होंने, आपको याद होगा वर्ल्ड कप के मैच में भी कहा जब उन्होंने सेंचुरी बनाई थी कि देयर वर सम प्रॉब्लम एंड देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ एक्टिंग। याद है आपको? जी बिल्कुल मुझे याद है, वो जिसमें उनकी वो जो बार बार उनका मसल पुल हो रहा था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा आगे चले गए। अच्छा, दूसरा ये कि शान मसूद के लिए कैसी एज अ कैप्टन ऑब्वियसली बड़ी मुश्किल सीरीज उनको दे दी गई, और हम ये पहले भी कह रहे थे कि एक शख्स जो प्रॉपर्ली फॉर्मली इंटरनेशनल क्रिकेट खेल नहीं रहा है, दो कि ही इज अ वेरी गुड परफॉर्मर, आई मीन बड़े अच्छे प्लेयर हैं वो, और कुछ हद तक उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग नर्व्स दिखाए भी हैं, मैं तो ये कहूंगा इस सीरीज के अंदर अपनी एफर्ट करने की कोशिश की है। बट इतने टफ सर्कमस्टांसेस में उनको जब सीरीज दे दी गई तो मुझे लगता है कि ऑब्वियस रिजल्ट्स हैं जो आए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या आप मुत्तफिक हैं इस बात से, या रिजल्ट्स आपके ख्याल में बेहतर दे सकते थे इससे वो शान मसूद? देखिए, इस टीम के साथ तो इन्हीं रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन थी, चाहे हमारे माजी में कितने बड़े बड़े प्लेयर्स गए ऑस्ट्रेलिया में, तो टीम तो जीती नहीं हारी है। और जिस तरह शान मसूद ने हैंडल किया है, कप्तानी की, और जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की है, सेंसिबल गुफ्तगू की है उन्होंने, जब पोस्ट मैच सेरेमनी में हफीज तो बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन शान मसूद ने क्रेडिट भी दिया और अपने प्लेयर्स को भी कहा, और बात बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल में अभी शान मसूद को टेस्ट के लिए इन्हें एज अ कैप्टन रखना चाहिए, लेकिन उन्हें लगता है कि पैगाम दे दिया गया, T20 में उनका नाम नहीं है, 12 जनवरी से जो सीरीज शुरू हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि उन्हें सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट तक ना महदूद कर दिया जाए, व्हाइट बॉल क्रिकेट में उन्हें ना शामिल। वन लास्ट क्वेश्चन, अगर हम अल्लाह करे, क्योंकि क्रिकेट तो क्रिकेट है, आखिरी मैच में भी अगर पाकिस्तान की टीम अच्छी कारकर्दगी दिखाए तो जीत बहुत सी खामियों को छुपा देती है, आप क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, माइंडसेट क्या होना चाहिए टीम का?
देखिए माइंडसेट ये शिकस्त के खौफ से बिल्कुल बालातर होकर पाकिस्तानी टीम मैदान में उतरे, अच्छी क्रिकेट खेले, कैचिंग पर तवज्जो दे। आप देखें कैचेस की वजह से हम मैच आ रहे हैं, फील्डिंग पर तवज्जो दे, और फिर उसके बाद बिल्कुल, और उसके बाद 52 रन आप देखें ना पहली इनिंग में, और उसके बाद फिर पाकिस्तान को जो पेस अटैक है मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। शाहीन शाह अफरीदी, आमिर जमाल और बीर हमजा का जो इजाफा हुआ है, तो दे कैन परफॉर्म वेल। और मेरे ख्याल में साजिद खान को इन्हें खिलाना चाहिए, बहुत सारे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है ऑस्ट्रेलियन टीम में, ऑफ स्पिनर काफी सूदबंद साबित हो। राइट राइट राइट। नए साल का पहला इंटरेक्शन मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ मौजूद रहे, एंड अल्लाह करे ऐसे ही चलता रहे। आप जब भी आते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, बड़ी हमें आप स्किल्ड टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है जो कि ऑब्वियसली ऑथेंटिक होती है। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट में क्या हो रहा है जी, टीम के लिए दुआएं करें, अल्लाह करे आखिरी मैच हम जीत जाएं और 2-1 से कम कुछ तो आफाका हो सीरीज भी। हम एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे वी हैव अ लॉट टू शेयर विद यू, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। टेक्नोलॉजी का दौर है और जूं मौसीकार मौसीकी की तरफ आ रहे हैं, नए म्यूजिशियंस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बड़ा हेल्प करती है बहुत से लोगों को, फिर वो अपने आप को लोगों तक पहुंचाते हैं अपना काम और वो मशहूर होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं खुद गुलकार या पौधे या फनकार कहता हूं, जो अपनी जगह खुद बनाते हैं, जो खुद अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। पाकिस्तान में कुछ ऐसे नाम हैं। आज जिस फनकार से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं, मैंने पहले रेफरेंस भी दिया था आपको कि आपकी मुलाकात करवाएंगे। ये ऐसे फनकार हैं जिनको खुद फनकार कहा जा सकता है और अपने काम की वजह से पूरी दुनिया में, और ख़ास तौर पे जहाँ सराइकी या पंजाबी बोली या समझी जाती है, वहाँ पे इनको लोग बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। इन्होंने नई एक सिंफ भी कह सकते हैं, टाइप ऑफ म्यूज़िक जिसको उन्होंने मुतारिफ़ कराया है। क्योंकि मैं जब इनके गीत सुनता हूँ तो इसमें एक जानिब तो सराइकी अंदाज़ है या सराइकी शायरी है, तो दूसरी जानिब जो मौसीकी है वो जदीद तर्ज की है, जो कि लोगों को बड़ा इंस्पायर करती है और नौजवानों को ख़ास तौर पे। हम ज़हूर अहमद लोहार साहब की बात कर रहे हैं, हमारे साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं। और एक आपको ये भी बात बताएं कि इनके एक गाने को कोई 100 मिलियन से ज़्यादा लोग यूट्यूब पे देख चुके हैं और बाकी गानों का भी कुछ ऐसा ही सिलसिला है। तो हमने ज़रूरी समझा कि हम इनसे आपकी मुलाकात करवाएं नए साल के पहले दिन। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। की हाल चाल है, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए हैं। कैसा चल रहा है सफ़र मौसीकी का? जी बहुत अच्छा चल रहा है। 2023 कैसा रहा आपके लिए? 2023 जो साल अल्लाह ताला दा शुक्र अदा करने हैं, बड़ा अच्छा रहे। कितना अरसा हो गया गा रहे हो तुसी? तकरीबन 1975-76 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। अच्छा जी। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? जी तकरीबन 2020 ਤੋਂ ज़्यादा। और वैसे ही मैं दूसरे गाने ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦਾ पहले मालिक ने कुछ ना कुछ अता की तो है, लेकिन ਜਿਹੜਾ ਇਹ गाना है पता नहीं किस जी ਦੇ सदके ਵਤਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ है दिल किथे खड़ा ਦਿਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ और पूरी दुनिया ਤੇ गाना चल रहा है। वाह वाह वाह। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ आपके जहन में था कि ये गाना इतना? नहीं, मेरे बेटे मोहम्मद मंजूर मैनू तकरीबन 3 साल तो आंदे नब्बू जी है गाना रिकॉर्ड करना। मैं अच्छा ठीक है करसा है। 3 साल तो बाद गाना रिकॉर्ड किया है, उन्होंने पसंद है और उन्होंने जद्दोजहद मेहनत ठीक और मेहनत रंग लाई। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਆਈ ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ? ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ? नहीं देखो जी, दरअसल तो जो टाइम ਇਹਦਾ मालिक की तरफों मैनू एक नाम मकाम शोहरत मिलनी आई, वो भी देर पाँदी आई, तो उस टाइम तक गाना भी ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो गया। और मालिक और ਕਿਹੜੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਗਾਣਾ? ये मुख्तलिफ रहेंगे नहीं, मुख्तलिफ वाक़यात हाँ हुए। मुख्तलिफ वाक़यात। ठीक है, मैं चाहूँगा कि जो लोग हमें देख रहे हैं उनको ज़रा आप तारुफ कराएं अपनी आवाज़ का। लोग जानते हैं आपको, ज़रा पहला साल का दिन है और हम चाहते हैं ज़रा कुछ। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। दिल किथे खड़ा है, दिल किथे खड़ा है, ओ भोले दिल किथे खड़ा है, ओ भोले गल घूमण पाले, ओ भोले दिल किथे
ठगबाज दाओ इल्म तहाया नाज अदैत दुलण लाया मनुख लवाए भोले अदल किथे खड़ा है ओ भोले अदल किथे खड़ा है। हुण क्यों गति ने हाल दुहाया पहले नानी सोच के लाया गड्ढा जाए भोले आदल किथे खड़ा है ओ भोले आदल किथे खड़ा है ओ भोले आगल रोण पावे ओ भोले आदल किथे खड़ा है। दर्द है तैनू बहु समझाया कर नहीं बिल्कुल मान पराया हुण अजमाए भोले आदल किथे खड़ा है ओ भोले आदल किथे खड़ा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। आपकी आवाज़ में अल्लाह ने ऐसी कोई तासीर रखी है, वक्त के साथ जो वो कहते हैं ना, जब नज़र होती है ना, अल्लाह का करम होता है, तो शायद वो आ जाती है कि आप जब जब गा रहे होते हैं तो जी चाहता है कि आप गाते रहें और हम सुनते रहें। शुक्रिया। कितने गीत अब तक गा चुके हैं, कितने? कोई याद नहीं, बहुत बड़ी तादाद में। और ख़ुद कौन सा गीत अपना बहुत पसंद है, बहुत शौक़ से गाया भी और बड़ा पसंद है? वैसे तो हर गीत ही अपना पसंद होता है, लेकिन कोई ऐसा पसंद? जी ये मेरी अपनी पसंद है, याद बहुत अच्छा है। और जरा गीत मैं गाया ना जी वतना ते वल्लोआ, ठीक है, ये तकरीबन मेरे अपने दिल ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਖੀਰ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਅਖੀਰ ਸੁਣਦੇ, ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆंसू याद है, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ क्योंकि कुछ इस किस्म की संगत सहेलियां चली जी, जी, गई जी। याद आ जाती। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸੀਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁਝ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਕਿ कैसा महसूस करते हो? जी बहुत अच्छे, सराइकी मौसीकी बहुत बहुत तरक्की कर गई है। अल्लाह पाक ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਨੇ ਗਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਅਮਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕੇ 'ਚ ਬੜੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੂਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਰਫਾਨਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, और अरफाना कलाम दे विच मालिक की मदद हो, ठीक है, और यही वजह है कि नौजवानों ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ जी जी बिल्कुल अट्रैक्ट कर रहे जी। हैं। मैं चाहांगा ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਵਤਨਾ ਤੇ ਵੱਲੋਹਾ। वतना ते वल्लोहा दिल बोदास, वतना ते वल्लोआ दिल बोदास, सांगियो न मलोआ दिल बोदास, वतना ते वल्लोआ दिल बोदास, वतना ते वल्लोआ। झड़वे माया
असंगे ही जरी बिच और कसड़ में माया असंगे ही जरी बिच और कसड़ में माया सत फार के टलोआ दिल बोदास सत फार के टलोआ दिल बोदास सांग्यो न मलोआ दिल बोदास वतनात वलोआ दिल बोदास वतनात वलोआ रूबहू सड़दा दूगी शाम वेले जदा याद जावे ओ संगता दे वेले जदा याद जावे ओ संगता दे वेले चिट्ठी सुख दी घलोआ दिल बोदास होए चिट्ठी सुख दी घलोआ दिल बोदास सांग्यो न मलोआ दिल बोदास होए वतनात वलोआ दिल बोदास होए वतनात वलोआ तुसा उथे रो मैं थे रोआ सुबह शाम गौहर ओरा मल खलोआ सुबह शाम गौहर ओरा मल खलोआ अखियां नु ठलोआ दिल बोदास होए अखियां नु ठलोआ दिल बोदास सांग्यो न मलोआ दिल बोदास होए वतनात वलोआ वतनात वलोआ वाह वतनात वलोआ वाह 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 क्या बात है क्या बात है बड़ा डुब के खान साहब ते बड़ा दिल नाल गांदे हो कोई ऐसा जाती तजर्बा जिन्हें तानू गुलकार बनाता और उस तो बाद जड़ा है या सिर्फ प्रोफेशन ही है नहीं बस से मालिक दी हता है अच्छा कुछ सिंगर होंदे न जेड़े मालिक को लैके आंदे जी कुछ इत्थे बनदे न इत्थे तो बस पालिश ही आंदे ठीक है और कुछ लोग जिन्हां रियाजत कीती अखीर उस्तादा कोल सीखे पूछे और मेरे ख्याल है जड़ा थोड़ा भी उस्ताद को पुछ ले सीख ले वो मार नहीं खाता ठीक ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ जी भी हैं जी बिल्कुल कौन ने ਤੁਹਾਡੇ उस्ताद जी मेरे उस्ताद मोहतरम खान साहब तालिब हुसैन दर साहब वाह 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 क्या बात है बहुत बड़ा नाम है ठीक है जो नए आने वाले हमारे सिंगर हैं ख़ास तौर पे आपके सराइकी बेल्ट के भी हैं या फोक लोक मौसीकी गा रहे हैं उनको क्या को पैगाम को मशवरा उनको क्या देंगे किस हद पे चलें कैसे क्योंकि बड़ा अरसा आपने लगाया है आज जाना मेरी गल का कोई गुस्सा ना करे आज जाना एक मशवरा देना जी क्योंकि शायर जो लिखता है जी गुलकार गाता है आवाम सुन दी है कुछ ऐसा लिखे ऐसा गावन कि आवाम नू कोई अच्छा पैगाम मिले ठीक मुआशरा खराब ना होवे मुआशरा ठीक हो गया यानी कि शायरी इस तरह दी होनी चाहिए जिहदे च कुछ तामीर दा पहलू जी 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 बड़ा ज़रूरी है ठीक है ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया ਤੁਸੀਂ तशरीफ लैके आए हो ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ प्रोग्राम ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਤੇ बहुत शुक्रिया चूँकि सेगमेंट हम ख़त्म कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ आप जाते जाते हमें कुछ एक दो लाइनें अपनी पसंद की एक दो सुनाइए और फिर हम ब्रेक पे जाएंगे और सुनते हैं खान साहब जंग दया ढोलिया बस पिया तेरा जंग माया जंग दया ढोलिया बस
पिया तेरा झंग माया असा परदेसे कर नहीं साधंग माया अस चन परदेसी लोग गए मदयार भुगे दे भो गए झंग दिया ढोलिया दे नहीं सानू दिल माया इन मजबूरियां असा नहीं सगना मिल माया झंग दिया ढोलिया बस पिया तेरा झंग माया झंग माया झंग माया झंग माया। वाह वाह, बहुत सियासत हो गई, खेल हो गया, मौसीकी भी हो गई। अब बारी एक्सरसाइज की एंड फॉर दिस हमारे साथ खुशी मौजूद है। सो ओवर टू यू खुशी। आज हम कोर फंक्शनल एक्सरसाइज करेंगे, ऑल कोर बेस्ड। सो उसमें वी जस्ट डू 4 एक्सरसाइजेस, कुछ होल्ड होंगे। सो वी कैन गो ऑन द ग्राउंड। पहले आपने ऑब्वियसली वार्म अप करना है विद जंपिंग जैक्स, टो टचेस, डायनामिक्स वार्म अप, जो बेसिकली ज़्यादा मूवमेंट से होता है। सो जिसमें हाई नीज, जंपिंग जैक्स आ जाते हैं। देन वी गो ऑन द फ्लोर। वी नीड अ पेयर ऑफ डंबल्स। अगर आपके पास डंबल्स नहीं है, आप विदाउट डंबल्स भी कर सकते हैं। ये अगर हैवी 5 kg इज नॉट ईजी फॉर एवरीवन, तो वो लाइटर डंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। यू नीड अ पेयर ऑफ डंबल्स। यू कैन डू प्लैंक रोज। उससे मैं आपको बताऊंगी आपने कब ब्रीद इन करना है, कब ब्रीद आउट करना है। सो कोर पर बहुत ज़रूरी है ब्रेसिंग एंड ब्रीदिंग। इफ़ यू डूइंग कोर स्पेशली फोकस्ड, तो palm should be, shoulder should be right above the dumbbells, right above the palm, head to heel in one line, stomach tight रखना है, hips tight रखना है, posterior tilt में रहना है आपने, और यहाँ पे आपने breathe in करना है जब pull करना है, and make sure your hips are not moving right or left. आप अगर beginner है knee पे कर लें, if you don't have dumbbells, you can do it with the hand and you can do it on the knees. अगर ये भी difficult लग रहा है, you can grab a chair, उस पे palms रख के कर लें, and you should be on the knees. And then second exercise is on the palm, tabletop position पे जाना है guys आपने. Palms right below the shoulders, knees right below the hips, hip width apart, shoulder width apart. So we're gonna start with right hand stretched forward, and then left leg stretched back. And then down, then again we're going to do right and left, breathe in, keeping your core engaged, breathe in, inflate, stomach bahar aayega, breathe out. Then you're going to switch after 10 reps, and inflate, deflate. Make sure your head to hip is in one line. Then you go on the ground, sorry, on your back, sorry. ठीक हो गया। खुशी, हमारे पास कोई 40 सेकंड hold करने for beginners. Then last one is on your stomach. This is the last one. Okay. Stretch your arms and legs up and hold. अगर difficult है, सिर्फ one leg lift कर लें, both leg lift कर लें, and then you lift up. Alright, खुशी चलें, थैंक यू वेरी मच। हमें थोड़ा सा बीच में आपको रोकना पड़ेगा, थोड़ा सा माइक प्रॉब्लम कर रहे हो, टाइम की भी कमी है। इंशाल्लाह हम इसको मुकम्मल करेंगे। आप जरूर एक्सरसाइज कीजिए, और नए साल का अगर अभी तक कोई आपने रेजोल्यूशन नहीं रखा तो एक्सरसाइज रखिए। कल आपसे मिलते हैं। इमरान हसन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।